के विरुद्ध। अध्याय 381 से 385। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 381 अनंत रातों का रहस्य, हजारों वर्ष की विपत्ति। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 381 अनंत रात का रहस्य, हजारों वर्ष की विपत्ति। अनंत रात्रि शाही परिवार। ये पहली बार था जब युन चे ने ये नाम सुना था। 5 महान पवित्र भूमियां प्रोफाउंड स्काई 7 नेशन से बहुत पहले अस्तित्व में थी। वे पहले से ही कई सहस्राब्दियों से अस्तित्व में थे, इतना अधिक कि संभवतः वे 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक अस्तित्व में रहे होंगे। भले ही 5 महान पवित्र मैदानों ने हमेशा एक दूसरे को संतुलित और प्रतिबंधित किया है, सतह पर उन्होंने पारस्परिक रूप से समर्थन भी किया था और एकजुट थे। इसके अलावा उनके पास समान सिद्धांत थे, जो प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप की रक्षा करना और विदेशी शक्तियों के आक्रमण को रोकना था। वे पूरे महाद्वीप की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बाधाएं थी जो एक साथ महाद्वीप के किसी भी आंतरिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं करती थी। परिणामस्वरूप उन्हें पूरे महाद्वीप की प्रशंसा, श्रद्धा प्राप्त हुई और यहाँ तक कि उन्हें देवताओं की तरह प्रतिष्ठित किया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे सभी अच्छे लोग थे। फैंग कियानहुई ने युन चे की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाई और शांति से कहा, मूल रूप से मुझे ये निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए कि पवित्र भूमि के लोग अच्छे या बुरे, सही या गलत हैं या नहीं, लेकिन मेरे संप्रदाय के शिष्यों को कभी भी ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के लोगों के करीब एक मृतक फ्रोजन क्लाउड पूर्वज द्वारा छोड़ी गई इच्छाओं में से एक थी, क्योंकि उस वर्ष माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन की दुर्भावनापूर्ण साजिश के कारण सभी इटर्नल नाइट रॉयल्स की मृत्यु हो गई थी। युन चे 5 महान पवित्र मैदानों में से इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली एकमात्र परिवार उन्मुख शक्ति थी। जब तक वे पत्नी को अपने साथ नहीं ले लेते, वे कभी भी बाहरी लोगों को भर्ती नहीं करते। इस प्रकार 5 महान पवित्र मैदानों के भीतर सबसे मजबूती से एकजुट शक्ति इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली थी। भले ही 5 महान पवित्र मैदानों के बीच कुछ मनमुटाव हो, लेकिन कभी भी बड़ी शिकायतें नहीं हुई थी। हालांकि 1000 साल पहले माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के नए स्वॉर्ड मास्टर, जो वर्तमान स्वॉर्ड मास्टर जुआन युवान वेंटियन भी हैं, ने अपना पद ग्रहण किया था। उनके पद संभालने के कई दसियों साल बाद एक दिन इटर्नल नाइट रॉयल्स बेस के मुख्य स्थान के पास के आसपास के छोटे शहर अचानक रात भर काले कोहरे में लिपटे हुए थे। कस्बों के भीतर हर कोई, चाहे वे शक्तिशाली गहन अभ्यासी हो या अशिक्षित बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे, वे सभी काले कोहरे के भीतर हिंसक रूप से मर गए। बहुत जल्दी सभी दोष और आलोचना का उद्देश्य इटर्नल नाइट रॉयल्स था, क्योंकि जब इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली की मुख्य गहन कलाएं, इटर्नल नाइट इल्यूसरी गॉड रिकॉर्ड, सक्रिय हुई, तो वास्तव में एक काली धुंध थी जो शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। जो लोग इटर्नल नाइट इल्यूसरी गॉड रिकॉर्ड के तहत मर गए, उनके शरीर से काली धुंध भी निकली, जो कई दिनों बाद तक नहीं छटेगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यहाँ सुनने के बाद युन चे को कमोबेश समझ आ गया कि क्या हुआ था। जब फैंग कियानहुई के मुंह से जुआन युन वेंटियन नाम निकला, तो इसने यू चे के दिल को और भी अधिक कस दिया था, क्योंकि उसके दादा यू कैंगहाई जुआन युवान वेंटियन के हाथों ठीक से पीड़ित हुए थे। युन कैंगहाई के स्वामी और मित्र इल्यूसरी डेमन दायरे के दानव सम्राट की भी जुआन युवान वेंटियन के हाथों मृत्यु हो गई थी। उन्होंने धीरे से कहा, क्या यह एक फ्रेमिंग हो सकता है? सही है, यह एक दुर्भावनापूर्ण फ्रेमिंग थी। उस समय जिसने उन्हें फ्रेम किया था, उसके अलावा कोई नहीं जानता था कि यह एक फ्रेमिंग थी। फैंग कियानहुई ने आगे कहा, इसके तुरंत बाद माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन ने सबसे पहले आवाज उठाई, जिसमें कहा गया कि इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली एक पापी शैतान कबीला था, जिसने निर्दोषों का नरसंहार करके अपनी शैतानी शक्तियों को बढ़ाया था। फिर प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप की रक्षा करने और बुराई को खत्म करने के नाम पर उन्होंने अन्य 3 पवित्र आधारों के साथ गठबंधन किया और शाश्वत रात्रि शाही परिवार को नष्ट कर दिया। भले ही इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली शक्तिशाली थी, वे 4 महान पवित्र मैदानों की संयुक्त ताकतों का सामना करने में सक्षम नहीं थे और अंततः नष्ट हो गए। अंत में केवल शाश्वत रात्रि शाही परिवार का राजा ही बचा था, और अपने अत्यधिक आक्रोश और दुख के तहत वह अचानक शैतान बन गया। शैतान, हाँ, एक बार सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाएं अपने चरम पर पहुंच गईं, व्यक्ति की अपनी शक्ति नियमों के नकारात्मक होने की भी संभावना होगी, और इस प्रकार यह एक भयानक नकारात्मक शक्ति बन जाएगा। इस तरह की अफवाह बहुत पहले से ही मौजूद थी, लेकिन इटर्नल नाइट किंग वास्तव में सही अर्थ में शैतानी होने वाला पहला व्यक्ति था, जिससे साबित हुआ कि अफवाह बिल्कुल भी झूठी नहीं थी। आखिरकार यदि उसके पूरे वंश को नष्ट कर दिया जाए और उसकी पत्नी और बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी जाए,
तो वह अनिवार्य रूप से पूरी दुनिया की निंदा करेगा और स्वर्ग और पृथ्वी से नफरत करेगा। उसके शैतानीकरण ने वास्तव में उसे शैतान कहलाने के लिए मजबूर कर दिया, जिसने उसे 4 पवित्र मैदानों के नेताओं की संयुक्त सेना से मरने के लिए मजबूर कर दिया। उसके शैतानीकरण के बाद उसकी आत्मा में एक महान परिवर्तन हुआ। उसका शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा वास्तव में लंबे समय तक नष्ट नहीं हुई थी और नष्ट होने में भी असमर्थ थी। इस प्रकार सन मून डिवाइन हॉल ने अनंत नाइट किंग की शत्रुतापूर्ण भावना को बंद करने के लिए सोल सीलिंग कॉफिन का उपयोग किया। जहां तक एकमात्र चाबी की बात है जो सोल सीलिंग ताबूत को खोल सकती थी, उसे 10,000 मील से भी अधिक दूर फेंक दिया गया था, जिससे शाश्वत नाइट किंग की नफरत से भरी आत्मा मुक्त नहीं हो सकी। लेकिन अब जब 1000 साल हो गए हैं, पहले ही बीत चुका है, शाश्वत रात्रि राजा की घृणा भरी आत्मा अब तक नष्ट हो जानी चाहिए थी। युन चे ने अपने हाथ से अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाया और पूछा, माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली को क्यों फ्रेम करना चाहता था? इससे ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र को क्या लाभ हुआ? चूंकि आप सत्य को जानते हैं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य 3 पवित्र आधार भी सत्य के बारे में पहले से ही जानते हैं? उस तलवार के कारण जिसकी रक्षा शाश्वत रात्रि शाही परिवार कर रहा था, स्वर्गीय पाप दिव्य तलवार। फैन कियानहुई ने आगे कहा, जुवान युवान वेंटियन एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वह पूरे दिल से स्वर्ग के नीचे अद्वितीय होना चाहता है और दुनिया का एकमात्र स्वामी बनना चाहता है। हेवनली सिन डिवाइन स्वॉर्ड एक दिव्य तलवार है जिसकी रक्षा इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली कई पीढ़ियों से कर रही थी, और यह एकमात्र सॉवरेन प्रोफाउंड स्वॉर्ड मोनार्क ऑफ स्वॉर्ड्स है। यह अफवाह थी कि वह शक्ति जो स्वर्गीय पाप दिव्य तलवार को नियंत्रित कर सकती है, गहरे आकाश महाद्वीप के भीतर बेजोड़ होगी। केवल कई सहस्राब्दियों के बाद भी शाश्वत रात्रि शाही परिवार के भीतर कभी कोई ऐसा नहीं था जो स्वर्गीय पाप दिव्य तलवार पर महारत हासिल करने में सक्षम हो। चूंकि माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन का मुख्य हथियार तलवार था और तलवार का सम्मान किया जाता था, माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन के सदस्य लंबे समय से हेवनली सिन डिवाइन तलवार के लिए तरस रहे थे। जुवान युवान वेंटियन और भी अधिक पागलपन से अपने लिए तलवार लेना चाहता था, जो इस प्रकार दुर्भावनापूर्ण फ्रेमिंग और अनंत नाइट रॉयल्स के विनाश में समाप्त हुआ। उस घटना के बाद स्वर्गीय पाप दिव्य तलवार बिना किसी निशान के गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि यह कहां था, और सबसे संभावित अनुमान ये होगा कि यह बहुत समय पहले ही जुवान युवान वेंटियन के हाथों में पड़ चुका था। कुछ ही समय बाद अन्य 3 पवित्र आधारों को स्वाभाविक रूप से इस पर संदेह हुआ और उन्हें एहसास हुआ कि यह शायद माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन की साजिश थी कि उन्होंने गलत तरीके से इटर्नल नाइट रॉयल्स को नष्ट कर दिया था। चूंकि वे पवित्र आधार थे, भले ही वे जानते थे कि यह अत्यधिक संभव है कि वे गलत थे, भले ही उनका उपयोग किसी अन्य द्वारा किया गया हो, फिर भी वे केवल अपनी गलती स्वीकार कर सकते थे। वे पवित्र भूमि के नाम को खराब होने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते थे। परिणाम स्वरूप वे इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली के नाम को बिल्कुल भी साफ नहीं कर सके और यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से घोषणा भी की कि इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली एक पापी शैतान कबीला था। बाद की पीढ़ियों तक इसका पता चलने से रोकने के लिए उन्होंने पूरे महाद्वीप में इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली के अस्तित्व के सभी लिखित रिकॉर्ड और निशान भी धीरे धीरे मिटा दिए थे। अब जबकि 1000 साल बीत चुके हैं, पवित्र भूमि के छिपने के कारण इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली का नाम बहुत पहले ही भुला दिया गया था। ये केवल उन संप्रदायों के लिखित खातों में यादृच्छिक रूप से पाया जाएगा जो 1 सहस्राब्दी से अधिक समय से चले आ रहे हैं। फैन कियानहुई द्वारा कहे गए ये कुछ शब्द शायद पर्दे के पीछे की कहानी थी जिसे अन्य क्षेत्रों के किसी भी व्यक्ति ने शायद ही सुना होगा। यू चे को स्वाभाविक रूप से पता था कि फैन कियानहुई उससे ये सब क्यों बताएगा। उन्होंने कुछ देर तक विचार किया, फिर कहा, ग्रैंड एस्गार्ड मिस्ट्रेस, क्या ये शिष्य आपको ये पूछने के लिए अपमानित कर सकता है कि हमारे संप्रदाय में न केवल का इतना संपूर्ण और विस्तृत लिखित विवरण क्यों होगा? 1000 साल पहले पवित्र आधारों के बीच शिकायतें, लेकिन निश्चित सत्य भी जिसे सभी 4 पवित्र आधारों द्वारा सहयोग पूर्वक छुपाया गया था। क्योंकि शाश्वत रात्रि रानी ने पहले हमारे फ्रोजन क्लाउड पूर्वज म्यू बिंग्यून की जान बचाई थी। भले ही इटर्नल नाइट क्वीन की गहन शक्ति चरम पर पहुंच गई थी और उसकी स्थिति का अतुलनीय सम्मान किया गया था, फिर भी वह सौम्य और दयालु थी। उसने न केवल हमारे फ्रोजन क्लाउड पूर्वज को एक तानाशाह प्रोफाउंड बीस्ट के पंजे से बचाया, बल्कि उसने उस तानाशाह प्रोफाउंड बीस्ट को मारने के बाद हमारे फ्रोजन क्लाउड पूर्वज को उसका गहन मूल भी प्रदान किया और कई दिशा निर्देश भी दिए जिससे हमारे फ्रोजन क्लाउड पूर्वज को लाभ हुआ। उसका पूरा जीवन, यदि इटर्नल नाइट क्वीन का बचाव और मार्गदर्शन नहीं होता, तो हमारे फ्रोजन क्लाउड पूर्वज ने इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं की होती, जो उन्हें ब्लू विंड में हर किसी को नीची नजर से देखने में सक्षम बनाती। और आप ये भी कह सकते हैं कि यदि ऐसा नहीं होता उसके लिए आज का फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड नहीं होता,
क्योंकि हमारे फ्रोजन क्लाउड पूर्वज शाश्वत रात्रि रानी को एक महान गुणी और परोपकारी मानते थे, उन्होंने कभी नहीं माना कि शाश्वत रात्रि शाही परिवार एक पापी शैतान कबीला था। लेकिन हमारे फ्रोजन क्लाउड पूर्वज के पास इटर्नल नाइट रॉयल फैमिली को गलतियों को सही करने और उनका बदला लेने में मदद करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उनके पास सच्चे तथ्यों को संरक्षित करने और फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के भीतर उन्हें पारित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था, ताकि सच्चाई को कभी रोका जा सके। गायब हो रहा है। साथ ही सभी फ्रोजन क्लाउड शिष्यों को ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र के साथ कभी भी संबद्ध न होने के लिए सचेत कर रहा है। वर्तमान में ताकतवर स्वर्गीय तलवार क्षेत्र का तलवार मास्टर अभी भी जुआनेवान वेंटियन है। ऐसे महत्वाकांक्षी स्वॉर्ड मास्टर के साथ, जो इतना घृणित और दुर्भावनापूर्ण है, कोई कल्पना कर सकता है कि शक्तिशाली स्वर्गीय तलवार क्षेत्र कितना गंदा है। यदि आप भविष्य में माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन में शामिल होते हैं, तो मेरा फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड आपके साथ सभी संबंध तोड़ देगा। फैन कियानहुई ने गंभीरता से कहा। युन चे माइटी हेवनली स्वॉर्ड रीजन की महत्वाकांक्षा के बारे में बहुत स्पष्ट थे। यदि वे नहीं होते, तो उसके जैविक माता पिता का शिकार नहीं किया गया होता, उसके दादा की मृत्यु नहीं हुई होती, और वह 19 साल पहले फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में नहीं फंसा होता। बात सिर्फ इतनी थी कि फैन कियानहुई को इन शिकायतों के बारे में पता नहीं था। युन चे का दिल तेजी से उछल रहा था और उसने गंभीरता से कहा, मुझे ज्ञान देने के लिए मैं ग्रैंड एसगार्ड मालकिन को धन्यवाद देता हूँ, ये शिष्य इसे अपनी स्मृति में अंकित करेगा। अच्छा, फैन कियानहुई ने धीरे से सिर हिलाया। आपको हर तरह से उन सभी बातों का जिक्र करने से बचना चाहिए जो मैंने आपको दूसरों को बताई है। मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरा मानना है कि आप अच्छे और बुरे के बीच अंतर कर सकते हैं और मामूली मामलों को गंभीर से अलग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसकी नजर यू चे और जिया क्विंगयू पर पड़ी। भले ही आप और किंगयू नाम के लिए पति पत्नी है, लेकिन जब तक किंगयू पूरी तरह से फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स की खेती नहीं कर लेता, तब तक आपको वास्तव में पति पत्नी बनने की अनुमति नहीं है। एक महिला के शरीर के भीतर की यिन ऊर्जा बर्फ की गहन कलाओं की खेती में बहुत मदद करती है। यदि वह अपनी कुंवारी महत्वपूर्ण यिन खो देती है, तो किंगयू की फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट की खेती अनिवार्य रूप से बाधित हो जाएगी, और यहाँ तक कि एक बाधा भी आ सकती है जिसे वह अपने पूरे जीवन में तोड़ने में असमर्थ होगी। किंगयू मेरे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की भविष्य की आशा है, और मैं निश्चित रूप से ऐसी दुर्घटना की अनुमति नहीं दूंगा। मेरा मानना है कि आप भी इस मामले की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। जिया क्विंगयू, फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स के पूरी तरह से परिपूर्ण होने से पहले कुछ नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, एक बार जब ये पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। युन चे मूल रूप से चिंतित थी कि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड जिया क्विंगयू के लिए अपने पूरे जीवन में अपनी महत्वपूर्ण यिन को बनाए रखना अनिवार्य कर देगा, लेकिन फैन कियानहुई की यह चेतावनी केवल एक स्पष्ट संकेत थी। उन्होंने झट से उत्तर दिया, हाँ, ये शिष्य ग्रैंड एसगार्ड मालकिन के निर्देशों का ईमानदारी से पालन करेगा। अच्छा, फैन कियानहुई ने धीरे से सिर हिलाया और उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। मैंने पहले ही वह कह दिया है जो मुझे कहना चाहिए था। मैं स्वीकार करता हूँ, भले ही आप हमारे पूरे इतिहास में मेरे एसगार्ड के पहले पुरुष शिष्य हैं, मुझे इस तथ्य से बहुत सांत्वना मिली है कि आप सदस्य बन गए हैं। आखिरकार ब्लू विंड की दो महान युवा प्रतिभाएं मेरे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में इकट्ठी हुई हैं। अस्थायी रूप से, हम आज हमारे फ्रोजन एसगार्ड में आपके शामिल होने का खुलासा नहीं करेंगे और सूचित करेंगे कल की संप्रदाय सभा के दौरान संपूर्ण संप्रदाय। यदि कहने के लिए और कुछ नहीं है, किंगयू यू चे को हमारे फ्रोजन एसगार्ड में सैर पर ले जाएं। आप जिस भी स्थान पर जा सके उसे वहां भी ला सकते हैं। युक्सियान, तुम यही रहो। हाँ, जिया क्विंगयू उठे, फैन कियानहुई को नमस्कार किया और फिर यू चे के साथ चले गए। जैसे ही वे चले गए, गोंग युक्सियन उठे और जल्दी से पूछा, वरिष्ठ मास्टर, आपने आज ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्या ये सचमुच यू चे की ताकत और प्रभाव के साधारण तथ्य के कारण है? फैन कियानहुई की अभिव्यक्ति गहरी थी। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और एक दुखद आह जैसी आवाज में उत्तर दिया, युक्सियन, क्या तुम्हें अभी भी वो 1000 साल की भविष्यवाणी याद है जो हमारे फ्रोजन क्लाउड पूर्वज ने उस वर्ष छोड़ी थी? गोंग युक्सियन ने शून्यता से देखा, फिर उसकी आंखें तेजी से कांपने लगी और उसका रंग भी बदल गया। क्या वरिष्ठ मास्टर का जिक्र हो सकता है? 1000 साल की आपदा? हाँ। फैन कियानहुई ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। उन दिनों फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की मालकिन और ब्लैक फीन साम्राज्य के स्वर्ग के भाग्य कबीले का एक पथिक करीबी दोस्त थे। उस समय स्वर्ग का भाग्य कबीला अपने चरम पर था। वे स्वर्ग का रास्ता देखने वाले थे और स्वर्ग के भाग्य को स्पष्ट रूप से समझने वाले थे।
स्वर्ग के भाग्य को समझने में सक्षम होना अत्यधिक अनुचित था और अंततः उन्हें स्वर्ग के रास्ते से न्याय का सामना करना पड़ा और नष्ट कर दिया गया। जब फ्रोजन क्लाउड के पूर्वज ने फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की स्थापना की तो स्वर्ग के भाग्य पथिक ने पहले ही स्वर्ग के भाग्य को देख लिया था और हमारे पूर्वज को हमारे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड की 1000 साल की महिमा के साथ साथ 1000 साल बाद आने वाली बड़ी आपदा के बारे में सूचित किया था। यदि इस आपदा का सामना करना पड़ा तो फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के पास 10,000 साल की समृद्धि होगी। यदि नहीं तो फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड नाम अब इस दुनिया में दिखाई नहीं देगा। और समय की दृष्टि से 1000 वर्ष की तारीख पहले ही आ चुकी है। लगभग 1 साल पहले से मैं हमेशा बीमार रहता था और जब भी मैं आराम करता था तो मुझे लगातार बुरे सपने आते रहते थे। इसके अलावा जिया क्विंग्यू जैसा असामान्य रूप से उच्च योग्यता वाला एक शिष्य अचानक मेरे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में उभरा और फ्रोजन एंड दिव्य कलाएं जो 1000 वर्षों से शांत हो गई थी वे भी दुनिया में फिर से उभर आई। विभिन्न असामान्यताएं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी 1000 साल की आपदा के आगमन का संकेत दे रहे हैं। गोंग युक्सिन की अभिव्यक्ति अचानक उथल पुथल में थी। वह धीरे से बैठ गई। तो यही कारण है कि वरिष्ठ मास्टर ने हमारे संप्रदाय के नियमों को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यूचे को हमारे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में शामिल होने की अनुमति दी। हमेशा ये था कि हम एक महान की संभावना के जवाब में प्रतिरोध की एक अतिरिक्त शक्ति प्राप्त कर सके। विपत्ति फैंग कियानहुई ने आह भरी, हमारे संप्रदाय के अस्तित्व की तुलना में संप्रदाय के नियम को तोड़ना क्या है। मैं केवल यही आशा करता हूँ कि यदि हजारों साल की आपदा वास्तव में आती है तो स्वर्ग मेरे जमे हुए बादल की सहायता करेगा। अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 382 फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 382 फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल। जियो संप्रदाय और बनिंग हेवन कबीले के सभी शिष्यों की संख्या कई दसियों हजार से कम नहीं थी, इतनी अधिक कि संभवतः 1 लाख से भी अधिक थी। यदि कोई शाखा संप्रदायों और बाहरी कुलों को जोड़ दे तो संख्या का अनुमान लगाना और भी कठिन हो जाएगा। ऊपर से नीचे तक हेवनली स्वॉर्ड विला में कुछ लाख से अधिक लोग थे। उसकी तुलना में समान रूप से प्रसिद्ध फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड कहीं अधिक पॉकेट आकार का था। कुल मिलाकर पूरे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में कुल मिलाकर लगभग 2000 सदस्य थे। हालांकि फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का मुख्य हॉल अभी भी विशेष रूप से चौड़ा और विशाल था, इतना विशाल कि इसमें कई हजार शिष्यों को समायोजित किया जा सकता था। आसपास की बर्फ की चोटियां ऊंचाई में भिन्न थी और विभिन्न आकार की गहरी बर्फ बड़ी संख्या में मौजूद थी। यहाँ तक कि यहाँ गहरी बर्फ के एक यादृच्छिक खंड का भी शायद 1000 या यहाँ तक कि 10,000 साल पुराना इतिहास है। यहाँ की हर इमारत लगभग बर्फ के क्रिस्टल से बनी है। हर जगह ठंडी स्नोफ्लेक घास को न देखना व्यावहारिक रूप से असंभव था और उनमें से हर एक अतुलनीय रूप से कीमती थी। यू चे ने 1 घंटे तक जिया किंग्युए का पीछा किया, फिर भी वास्तव में किसी भी फ्रोजन क्लाउड शिष्यों का सामना नहीं हुआ। प्रत्येक फ्रोजन क्लाउड शिष्य के पास अपना निजी आवास और प्रशिक्षण कक्ष था। इसके अलावा उनमें से अधिकांश का स्वभाव ठंडा था, इसलिए भले ही यह संप्रदाय के भीतर था, ये बहुत दुर्लभ था उन्हें अपना चेहरा दिखाने के लिए। क्या ये जगह कुछ ज्यादा ही शांत नहीं है? इतने सालों तक इस जगह पर रहकर आपको बोरियत महसूस नहीं होती? यून चे ने अपने आसपास देखा, लेकिन कुछ कहने से खुद को रोक नहीं पाया। यहाँ का परिदृश्य इतना शुद्ध था कि यह भ्रम के करीब था, मानो कोई स्वर्ग में चला गया हो। कभी कभी दृश्यों की प्रशंसा करना स्पष्ट रूप से बुरा नहीं था, लेकिन अगर यूनचे को इस ठंडी और उजाड़ जगह में हमेशा के लिए रहना पड़ा तो ये पता नहीं था कि कब तक वह दम घुटकर मर जाएगा। जिया क्विंग्यू ने धीरे से कहा, मेरे संप्रदाय की फ्रोजन क्लाउड आर्ट और फ्रोजन हॉट आर्ट की खेती बर्फ के ठंडे और शांत होने पर जोर देती है। यहाँ खेती करना और भी अधिक उत्तम नहीं हो सकता है। इस तरह का वातावरण मेरे लिए उपयुक्त है और फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में शामिल होने से पहले मैंने जिस तरह जीवन जिया था यह उससे बहुत अलग नहीं है। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में शामिल होने से पहले जिया क्विंग्यू भी लंबे समय तक अपने कमरे में रही और बहुत कम ही परिवार के निवास से बाहर निकली। यहाँ तक कि यूनचे, जिसके साथ उसकी बचपन से सगाई थी, ने भी उसे 10 वर्षों से अधिक समय में केवल कुछ ही बार देखा था। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में हर किसी के पास अपना निजी आवास और प्रशिक्षण कक्ष है। जैसे ही एसगार्ड मालकिन ने कल आपके मेरे संप्रदाय में शामिल होने की खबर की घोषणा की है, आपके स्वयं के आवास और प्रशिक्षण कक्ष की व्यवस्था की जाएगी। जिया क्विंग्यू ने अपनी निगाहें थोड़ी सी घुमाई और यूनचे की ओर देखा। केवल अगर आप इसे चाहते हैं। ये चाहिए? बेशक मुझे ये चाहिए, यूनचे ने तुरंत उत्तर दिया। वर्तमान में आवास की कीमत इतनी महंगी है, केवल एक बेवकूफी मुफ्त घर नहीं चाहेगा। ओह ठीक है, किंग्यू मेरी पत्नी, आपका आवास और प्रशिक्षण कक्ष कहाँ है?
हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, एक साथ नहीं सोना ठीक है, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि आप कहाँ सोते हैं। जिया क्विंग्यू ने अपना सिर झुकाया, बर्फ के क्रिस्टल मूंगों को देखा जो रंगीन रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहे थे। मेरा प्रशिक्षण कक्ष थोड़ा विशेष है। जब मैंने अंततः फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को समझ लिया, तो मालकिन ने मुझे फ्रोजन के साथ खुदे हुए फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट ग्राउंड में खेती करने की अनुमति दी। दैवीय कलाओं को समाप्त करें। फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स। यू चे की भौहें हिल गईं। पिछले महीने में उसने अक्सर कैंग यू के साथ अपनी शादी के दिन के बारे में सोचा था। वह दृश्य कि कैसे जिया क्विंग्यू ने दो महान सम्राट प्रोफाउंड्स को रोक दिया था। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय ने उनकी लौ को ठंडा कर दिया और उनकी गतिविधियों को सील कर दिया। उन दो महान सम्राट प्रोफाउंड्स से निकली लपटें फीनिक्स वंश से प्रज्वलित फीनिक्स लपटें थी। फिर भी उन्हें उसी स्तर के जिया क्विंग्यू द्वारा फ्रीज कर दिया गया था। ये पूरी तरह से दर्शाता है कि फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट की ताकत और कानूनों का स्तर वास्तव में फीनिक्स फ्लेम्स से भी अधिक या कम से कम नहीं था। निस्संदेह वे फीनिक्स लपटें दिव्य फीनिक्स से निकली शुद्ध फीनिक्स लपटें नहीं थी, बल्कि फीनिक्स की थोड़ी सी विशेषता के साथ गहरी आग थी जो उन लोगों से प्रज्वलित हुई थी जिन्हें फीनिक्स वंश विरासत में मिला है। हालांकि भले ही वे शुद्ध फीनिक्स लपटें न हो, साधारण गहन अग्नि बिल्कुल भी उनकी तुलना नहीं कर सकती। अन्यथा दिव्य फीनिक्स संप्रदाय प्रोफाउंड स्काई 7 नेशंस के भीतर नंबर 1 महान संप्रदाय नहीं बन पाता। मुझे उस जमे हुए बादल के गुप्त मैदान में ले आओ जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, मुझे देखने के लिए। मैं अचानक आपका देखना चाहता हूँ। आह नहीं, हमारे संप्रदाय की फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स। फैन कियानहुई ने पहले ही कहा था कि जब तक यह एक ऐसी जगह है जहाँ जिया क्विंग्यू को जाने की अनुमति है, वह भी जा सकता है। जिया क्विंग्यू ने मना नहीं किया और सीधे कहा, अगर ऐसा है तो मेरे पीछे आओ। जिया क्विंग्यू ने जिस फ्रोजन क्लाउड सीक्रेट ग्राउंड का उल्लेख किया था, वह फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के पूर्व की ओर था और यू चे ने काफी देर तक बर्फ के क्रिस्टल की सीढ़ियों से नीचे जिया क्विंग्यू का पीछा किया। जिया क्विंग्यू की आंखें तरल बर्फ की तरह सुंदर और शांत थी क्योंकि वे अटूट रूप से आगे की ओर देख रहे थे। यू चे ने आसपास की सजावट और परिदृश्य को देखने के लिए कुछ समय बिताया और अधिकांश समय जिया क्विंग्यू के रंग और आकृति को देखने में बिताया। पहली बार जब वह जिया क्विंग्यू से मिला था तब वह 10 साल की नहीं थी, फिर भी उसने महसूस किया कि वह अस्पष्टता की हद तक सुंदर थी, अवास्तविक होने की हद तक सुंदर थी। अब जब उसने जिया क्विंग्यू को देखा जो लगभग पहुंच के भीतर था, तब भी उसे वैसा ही महसूस हुआ। भ्रम की हद तक खूबसूरत महिला से शादी करना, जो ब्लू विंड की नंबर 1 सुंदरता भी थी, स्वाभाविक रूप से पुरुषों का सपना था। लेकिन वह स्पष्ट रूप से उसकी पत्नी थी और उनकी शादी को 3 साल हो गए थे, फिर भी वे वास्तव में कभी एक दूसरे के नहीं हो पाए थे। सही अर्थ में पति और पत्नी। एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ये कहना कि यू चे में एक सामान्य व्यक्ति की तरह कोई असंतोष नहीं था, असंभव था। खांसी। यू चे ने अचानक अपना मुंह खोला और गंभीरता से कहा, क्विंग्यू मेरी पत्नी। ग्रैंड एसगार्ड मालकिन ने कहा कि हम तब तक सही अर्थ में पति पत्नी नहीं हो सकते जब तक कि आप फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को पूरी तरह से पूरा नहीं कर लेते। ओह, आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंग्यू ने यू चे से हल्के से आगे बढ़ना जारी रखा। जरा सी भी प्रतिक्रिया नहीं हुई, मानो उसने जो कुछ कहा था उसे उसने सुना ही नहीं। अगर मैं प्रश्न बदल दूं तो कैसा रहेगा? यून चे की नजर ऊपर से नीचे तक घूम रही थी और जिया क्विंग्यू के पूरी तरह से घुमावदार नाजुक शरीर को घूर रही थी जो चंद्रमा के महल से एक परी की तरह था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चुपचाप लार का एक कौर गटक गया। कब आप फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट को पूरी तरह से परिपूर्ण करेंगे? जिया क्विंग्यू ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अगर यू चे उसके सामने चलता तो उसे उसकी उभरी हुई छाती के ऊपर बर्फीले कपड़े जोर से ऊपर नीचे होते दिखाई देते, क्योंकि यू चे के सवाल का मुख्य बिंदु था, तुम मेरे साथ कब सोने वाली हो? क्विंग्यू मेरी पत्नी, कृपया यह मत सोचो कि यह केवल एक छोटी सी बात है। पति पत्नी के बीच ये सवाल बेहद अहम है। यू चे ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, एक वास्तविक विवाहित जोड़ा बनना केवल नाम और भावनाओं का बंधन नहीं है, इसके लिए शरीर और आत्मा के विलय की भी आवश्यकता होती है। और जहां तक शरीरों के विलय की बात है, तो इसके लिए पति और पत्नी दोनों की भी आवश्यकता होती है। हम पहले से ही यहाँ हैं। बर्फ के क्रिस्टल गिरने की आवाज की तरह लगने वाले 4 शब्दों ने यून चे के भाषण को बाधित कर दिया। जिया क्विंग्यू के कदम पहले ही एक बड़े बर्फ के क्रिस्टल गेट के सामने रुक गए थे, जिससे घनी सफेद धुंध निकल रही थी। जिया क्विंग्यू ने बर्फ के क्रिस्टल गेट के ऊपर दबाते हुए एक हथेली बढ़ाई। उसकी हथेली के केंद्र में एक नीली रोशनी टिमटिमा रही थी और विस्थापन की हल्की सी आवाज के बाद मूल रूप से कसकर बंद बर्फ क्रिस्टल गेट चुपचाप खुल गया। एक चुभने वाली ठंडक ने चेहरे पर हमला कर दिया और जो उनके सामने उभरा वह एक विशेष रूप से विशाल हॉल था।
लेकिन इस विशाल हॉल की दीवारें और ईंटें वास्तव में ठंडी बर्फ से नहीं बनी थी, बल्कि वे गहरे नीले हरे पत्थर से बनी थी। सीधे सामने से आने वाली ठंडी हवा में एक अस्पष्ट परिचित सुगंध थी। यह एक महिला की गंध थी जो पूरी तरह से जिया क्विंग्यू की थी। ऐसा लगता था कि जिया क्विंग्यू ने अपना अधिकांश समय यहीं बिताया था। इस हॉल को फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल कहा जाता है। ये वह स्थान है जहां हमारे फ्रोजन क्लाउड पूर्वज ने खेती की थी, और वह स्थान भी जहां हमारे फ्रोजन क्लाउड पूर्वज ने नश्वर क्षेत्र को छोड़ दिया था। जिया क्विंग्यू धीरे धीरे अंदर आई। उसकी आवाज धीमी और कोमल थी, जैसे कि युन चे ने पहले जो सभी निरर्थक शब्द कहे थे वे उसकी चेतना में प्रवेश नहीं कर पाए। युन चे ने अपना मुंह झुकाया और जिया क्विंग्यू के बट की ओर पहुंच गया, जिससे उनके बीच की जगह को पकड़ने की हरकत हुई। इससे उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। फिर उसने जिया क्विंग्यू का अनुसरण किया। बड़ा हॉल चौड़ा और खाली था। फर्श, दीवारें और छत सभी समान रूप से रखे गए नीले पत्थर से बने थे। इन नीले पत्थरों का रंग गहरा फिर भी पारभासी था। वे प्रकाश को थोड़ा परावर्तित करते थे और गहरे जैड जैसे दिखते थे। लेकिन इसके अलावा पूरा विशाल हॉल बिल्कुल खाली था। कहीं कोई सीट या लाइट स्टैंड भी नजर नहीं आ रहा था। आप आमतौर पर यहाँ खेती कर रहे हैं। ये जगह बिल्कुल भी खास नहीं लगती। युन चे ने ऐसा कहते हुए अपनी नजर हर जगह घुमाई। फिर उसकी नजर अचानक बड़े हॉल के सबसे दाहिनी ओर पड़ी और वहीं टिक गई, और उसने पूछा, वह क्या है? बड़े हॉल के दाहिनी ओर एक गोल रिंगनुमा उभार था जो 3 मीटर चौड़ा और आधा फुट लंबा था। इसका रंग महान हॉल से अलग नहीं था, और यह भी कहा जा सकता है कि इसे पहली नजर में अनदेखा कर दिया जाएगा। युन चे की स्थिति से उभार पर कुछ विशेष पैटर्न उकेरे हुए प्रतीत हो रहे थे। ये गहन पलायन संरचना है जिसे फ्रोजन क्लाउड के पूर्वज ने पीछे छोड़ दिया था। जिया क्विंग्यू ने अपनी सुंदर आंखें थोड़ी तिरछी कर ली। यदि संप्रदाय को किसी अप्रत्याशित घटना का सामना करना पड़ता है और वह अपनी रस्सियों के अंत में है, तो कोई इस गहन गठन को जगाने के लिए फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स का उपयोग कर सकता है। इस गहन संरचना में अंतरिक्ष को विभाजित करने वाली शक्ति शामिल है, और इस संरचना को गति में स्थापित करने के बाद ये किसी को अप्रत्याशित क्षेत्र में भेज सकता है। हालांकि ये केवल एक व्यक्ति को स्थानांतरित कर सकता है, और एक बार यह गठन हो चुका है, सक्रिय होने के बाद इसे पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित करने में 100 साल का समय लगता है ताकि यह एक बार फिर से अंतरिक्ष को विभाजित कर सके। दूसरे शब्दों में, यदि इस संरचना का उपयोग किया जाना था तो हमें इसे दोबारा उपयोग करने के लिए 100 साल तक इंतजार करना होगा। लेकिन जब से फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड अस्तित्व में आया है, तब से इस गहन पलायन संरचना का उपयोग पहले कभी नहीं किया गया था। ओह, युन चे ने कुछ और बार अजीब गहरी संरचना को देखा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि ऐसी गहन पलायन संरचना अस्तित्व में है जो खुली जगह को काट देगी और किसी को हजारों मील दूर भागने देगी अगर उन्हें फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के भीतर भागना पड़े। आपने पहले कहा था कि फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट का गहन सूत्र यहाँ अंकित है, लेकिन इस स्थान पर स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं है। युन चे ने अपनी नजरें घुमाते हुए कहा। जिया क्विंग्यू ने बात नहीं की। उसने अपनी भुजाएं ऊपर उठाई और उसकी सफेद जैड हथेलियां बर्फ जैसी ठंडी हल्की नीली चमक से चमक उठी। उनके सामने मूल रूप से चमकदार और साफ नीले पत्थर की दीवार अचानक नीला लेखन की पंक्तियों को प्रतिबिंबित करती है। पाठ के सबसे दाहिनी ओर ये 4 बड़े शब्द थे जिनसे एक बर्फ जैसी ठंडी आत्मा को आतंकित करने वाली रोशनी निकलती थी, जो बर्फ के क्रिस्टल द्वारा एक साथ रखी गई लगती थी। जमी हुई अंत दिव्य कला। जिया क्विंग्यू ने अपनी बाहें नीचे कर ली और उसके हाथों की नीली रोशनी फीकी पड़ गई, जैसे दीवार पर लिखे शब्द भी पूरी तरह से फीके पड़ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, केवल फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स से प्रकाश की रोशनी का उपयोग करने पर फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स का शिलालेख दिखाई देगा। यदि कोई फ्रोजन क्लाउड का शिष्य नहीं है, तो भले ही वे यहाँ आए, वे फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट के गहन सूत्र को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यह ऐसा ही है। युन चे तुरंत समझ गया। इसके अतिरिक्त इस हॉल के भीतर के नीले पत्थर को हेवनली फर्म जेड कहा जाता है। ऐसा कहा गया है कि यह एक दिव्य पत्थर है जिसे आदिम युग में सच्चे ईश्वर की शक्ति द्वारा पोषित किया गया था। अतुलनीय रूप से कठोर और ठोस, इसे काटने पर कोई रेखा नहीं बचेगी, जमने पर यह नहीं फटेगा और आग से जलाने पर पिघलेगा नहीं। यहाँ तक कि शिखर सम्राट प्रोफाउंड की शक्ति भी इसे कोई नुकसान पहुंचाने में असमर्थ है। इस प्रकार इस तरह की जगह पर प्रशिक्षण करते समय आप किसी भी प्रकार की तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं और किसी भी चीज को नष्ट करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि एक शिखर सम्राट प्रोफाउंड भी इसे तोड़ने में असमर्थ है। युन चे ने अपने पैरों के नीचे के पत्थर को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया और असंबद्ध भाव से देखा। हालांकि उसे नीले हरे पत्थर में कहीं भी क्षति का कोई निशान नहीं मिला। खरोंच के बारे में भूल जाओ, उसे 1 मिनट की खरोंच भी नहीं मिली। ये पत्थर, क्या ये वास्तव में उतना ही टिकाऊ था जितना जिया क्विंग्यू ने कहा था?
बिना सोचे समझे या जिया क्विंग्यू को पूर्व सूचना दिए बिना युन चे ने ड्रैगन फॉल्ट को पकड़ लिया और लापरवाही से नीचे की ओर मारा। बजना। उसने स्पष्ट रूप से जेड पत्थर को तोड़ दिया था, फिर भी युन चे को स्पष्ट रूप से ऐसा महसूस हुआ मानो उसने ड्रैगन फॉल्ट को एक अतुलनीय रूप से कठोर स्टील प्लेट से तोड़ दिया हो। एक कान भेदी ध्वनि गूंज उठी और 10,000 या उससे अधिक किलोग्राम का ड्रैगन फॉल्ट वास्तव में सीधे वापस उछल गया था, यहाँ तक कि कंपन ने युन चे की कलाई को थोड़ा सुन्न कर दिया था। और वह स्थान जहां ड्रैगन फॉल्ट टकराया था अप्रत्याशित रूप से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, यहाँ तक कि नग्न आंखों से देखा जा सकने वाला कट का छोटा सा टुकड़ा भी दिखाई नहीं दिया। युन चे थोड़ी देर तक शून्य में देखता रहा। उसकी बाह की ताकत अतुलनीय थी और ड्रैगन फॉल्ट एक शक्तिशाली सम्राट प्रोफाउंड भारी तलवार भी थी। आमतौर पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर वे काबू नहीं पा सकते थे और कोई भी उन्हें बाधित नहीं कर सकता था। किसी प्रकार की चट्टान की बात तो दूर, वह एक छोटे से पहाड़ को भी एक झटके में ढहा सकता था। लेकिन अब वह वास्तव में चट्टान के इस खंड पर क्षति का जरा भी निशान नहीं छोड़ सकता था। युन चे के मुंह का कोना हिल गया और ड्रैगन फॉल्ट ने भी एक अधीर ड्रैगन रोना जारी किया। एक शक्तिशाली सम्राट गहरी भारी तलवार के रूप में ये वास्तव में चट्टान के इस टुकड़े पर कोई निशान छोड़ने में असमर्थ थी। भले ही युन चे खुद इस्तीफा देने को तैयार हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस पर विश्वास ही नहीं करूंगा। युन चे की छाती के भीतर से हवा का झोंका आया, मानो इसे अब और दबाया नहीं जा सकता। उसके दोनों हाथों ने ड्रैगन फॉल्ट को पकड़ लिया, बर्निंग हॉट खुल गया और एक तेज दहाड़ के साथ वह अपनी 90% ताकत के साथ सीधे नीचे गिर गया। हा बजना। अंतरिक्ष हिल गया, फिर भी जमीन जरा भी नहीं हिली। तत्काल ड्रैगन फॉल्ट हेवनली फर्म जेड से टकराया। एक अत्यंत कान भेदी ध्वनि ने युन चे को लगभग फाड़ दिया। कान के पर्दे और एक जबरदस्त प्रतिध्वनि कंपन ऊपर की ओर उछला। इसने युन चे की बाहों को ऊपर उठा दिया, उसे कई कदम पीछे हटना पड़ा और उसके पूरे शरीर में रक्त और ऊर्जा को बुलबुले बना दिया। यहाँ तक कि ड्रैगन फॉल्ट भी लगभग उसकी पकड़ से बाहर हो चुका था और जमीन पर वह स्थान जहाँ ड्रैगन फॉल्ट टूटा था अभी भी जरा भी कट नहीं लगा था। इस बार युन चे पूरी तरह से अवाक रह गया। नर्क, इतनी कठोर चट्टान कैसे हो सकती है? अगेंस्ट द गॉड्स चैप्टर 383 फ्रोजन इन जल्पविकसित समापन। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 383 फ्रोजन एंड का प्रारंभिक समापन। युन चे की 90% ताकत के तहत तलवार से वार करने की ताकत स्वाभाविक रूप से कुछ भी विनम्र नहीं थी। जिया क्विंग्यू को 30 मीटर दूर जाने के लिए मजबूर किया गया था और उसने चुपचाप युन चे की ओर देखा जो थोड़ा खेदजनक स्थिति में लग रहा था। उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। युन चे ने ड्रैगन फॉल्ट को दूर रखा, अपनी आधी से ज्यादा सुन्न भुजाएं ऐसे फेंकी जैसे कुछ हुआ ही न हो और अपना आपा खोए बिना बोला, मैंने इसे आजमाया। ये पत्थर वास्तव में बहुत सख्त है, जैसा कि उस जगह से उम्मीद की जा सकती थी जहां जमे हुए थे क्लाउड पूर्वज को ये पसंद आया। यदि इस स्थान को सील कर दिया जाए तो यह संपूर्ण ब्लू विंड में सबसे सुरक्षित स्थान होगा। भले ही पूरा हेवनली स्वॉर्ड विला आ जाए, ये गारंटी है कि वे अंदर घुसने में सक्षम नहीं होंगे। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, युन चे उस दीवार की ओर मुड़े जहां फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स उकेरी गई थी। उन्होंने अपने हाथ फैलाए और चुपचाप फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स की ओर रुख किया। जैसे ही उसके हाथों में नीली रोशनी चमकी, हरे रंग की दीवार से बर्फ नीले रंग के शब्द तेजी से उभरे। मैंने सुना है कि फ्रोजन क्लाउड पूर्वज के अलावा इन 1000 वर्षों में केवल किंग्युए मेरी पत्नी फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को समझ और अभ्यास कर सकती थी। इससे दो बातें सिद्ध हो सकती हैं। इससे पता चलता है कि मेरी पत्नी क्विंग्यू बहुत अद्भुत है और यह भी साबित होता है कि फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स वास्तव में बहुत रहस्यमय है। फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स का गहन सूत्र पहले से ही उनकी दृष्टि के अंदर अंकित होना शुरू हो गया है। मुझे इस पर एक अच्छी नजर डालने दे कि यह किस चीज से बना है। जमे हुए अंत दिव्य कलाएं, मुख्य सूत्र बर्फ, पानी की चरम सीमा, शीतलता की चरम सीमा। स्वर्ग के नीचे की सभी वस्तुएं बर्फ बन सकती हैं। पानी को बर्फ में जमाया जा सकता है, रक्त को बर्फ में जमाया जा सकता है, ऊर्जा को बर्फ में जमाया जा सकता है, गहराई को बर्फ में जमाया जा सकता है। पहाड़, पहाड़ियां और आसमान सभी बर्फ में जम सकते हैं। फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स का गहन सूत्र सरल और स्पष्ट प्रतीत होता है, फिर भी अत्यधिक गहन प्रतीत होता है। और एक नजर से देखने पर यह बिल्कुल भी कोई शक्तिशाली गहन सूत्र नहीं लग रहा था, बल्कि यह सिर्फ एक अप्रभावी और अनावश्यक पाठ था। सबसे पहले युन चे केवल इस रहस्यमय फ्रोजन एंड गहन कला पर एक नजर डालना चाहता था, लेकिन जब गहन सूत्र उसकी आंखों में प्रवेश कर गया, उसके दिल में प्रवेश कर गया और उसकी आत्मा में प्रवेश कर गया, तो उसका पूरा व्यक्तित्व वास्तव में पहले से ही अनजाने में उसमें डूबा हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति भी अधिकाधिक शांत और रिक्त होती गई।
बाद में जब वह पूरी तरह से उसमें डूब गया तो उसकी 6 इंद्रियां भी अनजाने में बंद हो गईं, क्योंकि वह जिया क्विंग्यू के बारे में भी भूल गया जो उसके बगल में थी। फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स का गहन सूत्र उनकी आंखों के माध्यम से उनके दिल में प्रवेश कर गया। यू चे की चेतना की दुनिया के भीतर ऐसा लग रहा था कि एक आवाज धीरे धीरे फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स के गहन सूत्र को पढ़ रही है, क्योंकि उसने इस आवाज को दृढ़ता से अपने दिमाग में अंकित कर लिया था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जल आधारित दुष्ट ईश्वर का बीज जो ज्यादातर समय चुप रहता था, अचानक सक्रिय हो गया, जैसे कि उसे किसी प्रकार की उपस्थिति की गंध आ रही हो जिसके लिए वह प्यासा था। युन चे के चेहरे पर एक पल पहले भी इत्मीनान भरी अभिव्यक्ति थी, फिर भी अगले ही पल दीवार की ओर देखते हुए वह अचानक रिक्तता की स्थिति में आ गया। अपने दिल में आश्चर्यचकित जिया क्विंग्यू ने युन चे को परेशान करने के लिए कोई आवाज नहीं निकाली, क्योंकि उसके चेहरे पर आश्चर्य की गहरी अभिव्यक्ति थी। फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स का गहन सूत्र अतुलनीय रूप से गूढ़ था। इसमें बर्फ की ऊर्जा के संबंध में सबसे मौलिक, सबसे व्यापक, फिर भी पूरी तरह से समझ में आने वाले सबसे कठिन नियमों को शामिल किया गया है। जब फ्रोजन क्लाउड के शिष्यों ने पहली बार गहन सूत्रों के इस ढेर का सामना करते हुए इसके साथ संपर्क बनाया, तो उन्हें केवल यही एहसास हुआ कि यह असमझदार था। फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को समझने के लिए जिया क्विंग्यू ने बर्फ के नरक की चौथी परत के नीचे कई महीनों तक रहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। केवल गहरी बर्फ के अंदर खुद को डुबाकर उसने ऐसा किया। अंततः धीरे धीरे बर्फ विशेषता ऊर्जा के मूल प्राकृतिक नियमों को समझे और फ्रोजन एंड दिव्य कलाओं को सफलतापूर्वक विकसित करे। युन चे ने पहली बार ही इसके साथ संपर्क बनाया था, और जो वह आमतौर पर उपयोग करता था वह बर्फ की विशेषता के साथ विरोधाभासी गहन ऊर्जा वाली आग थी। वह वास्तव में ऐसे ही समझ की स्थिति में प्रवेश कर गया। युन चे की गहरी रगों में पानी की विशेषता ईविल गॉड सीड उत्साह में रो पड़ी और धीरे धीरे घूमने लगी। और इस समय बर्फ के गोलाकार आकार के कोहरे की एक परत अचानक उसके चारों ओर घनीभूत हो गई, फिर लहरों की तरह फैल गई और ठंडी हवा की एक लहर लेकर चली गई। बहुत तेजी से बर्फ के कोहरे की दूसरी गेंद यू चे के चारों ओर एक बार फिर से घनीभूत हो गई, लेकिन इस बार बर्फ का कोहरा लंबे समय तक नहीं छटा। धीरे धीरे जैसे ही नीली रोशनी चमकी, बर्फ के कोहरे के भीतर एक बर्फ की आत्मा अचानक प्रकट हुई और यू चे के शरीर के चारों ओर ऐसे फड़फड़ाने लगी जैसे वह जीवित हो। जिया क्विंग्यू के गुलाबी होंठ थोड़े खुले, जैसे उसकी आकर्षक आंखें अविश्वास की चमक से चमक उठी। ये बर्फ की आत्मा फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स की ठंडी ऊर्जा द्वारा संघनित एक साधारण बर्फ का क्रिस्टल नहीं था, बल्कि बर्फ की भावना तब बनी जब फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स के पहले चरण में पूरी तरह से महारत हासिल हो गई। और जब युन चे ने फ्रोजन एंड दिव्य कलाओं को समझना शुरू किया, तब 1 घंटा भी नहीं बीता था। एक सर्वोच्च बर्फ से जुड़ी गहन कला जिसे जमे हुए बादल एस्गार्ड में से कोई भी इन हजारों वर्षों के भीतर समझने में सक्षम नहीं था, और यहाँ तक कि जिया क्विंग्यू की व्यापक क्षमताओं के साथ भी पूरी तरह से समझने के लिए कई महीनों की आवश्यकता थी। यू चे ने वास्तव में केवल 1 घंटे से भी कम समय का उपयोग किया था प्रारंभिक चरण पूरा करे। जिया क्विंग्यू की आंखें यू चे को घूरती रहीं। उसे आश्चर्य हो रहा था कि इस आदमी के बारे में और भी कितने रहस्यमय रहस्य हैं जो केवल नाम के लिए उसका पति है। दरअसल व्यापक क्षमता के मामले में हालांकि युन चे निश्चित रूप से उच्च था, लेकिन यह जिया क्विंग्यू से आगे नहीं निकल सकता था। हालांकि यू चे के शरीर में पानी का दुष्ट भगवान का बीज था। बर्फ पानी का ही एक रूप था। फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले बर्फ के प्राकृतिक नियमों के प्रति अत्यंत उच्च स्तर की समझ तक पहुंचने की आवश्यकता थी। और युन चे, जिसके पास जल का गुण था, दुष्ट परमेश्वर का बीज का जल तत्व के साथ पूर्ण संबंध था, बर्फ के नियमों के बारे में उनकी समझ भी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। इस प्रकार फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स की खेती की दहलीज और बाधा यू चे के लिए बिल्कुल भी अस्तित्वहीन थी। साथ ही किसी गहन सूत्र को पूरी तरह समझने और उसे आत्मा में अंकित करने की गति का भी व्यक्ति की आत्मशक्ति से सबसे सीधा संबंध होता है। यू चे के शरीर में ड्रैगन भगवान की आत्मा थी, और भले ही वह अपनी गहन शक्ति के प्रतिबंध के कारण बहुत अधिक असामान्य आत्मिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सका, लेकिन यह निश्चित रूप से उस स्तर पर नहीं था जिसकी तुलना आम लोग कर सके। ड्रैगन भगवान की आत्मा के अस्तित्व के साथ ये थोड़ी सी भी अतिशयोक्ति के बिना कहा जा सकता है कि किसी भी गहन सूत्र को ढूंढना लगभग असंभव होगा जिससे यू चे पूरी ब्लू विंड के भीतर समझ और संभाल नहीं सकता है। 1 और घंटा बीत गया। यू चे के आसपास बर्फ की आत्माओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, 1 से 1 दर्जन से फिर कई दर्जन तक और सैकड़ों। फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स के सभी गहन सूत्रों को अपने मन और आत्मा में अंकित करने के बाद यू चे ने भी पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस समय उसके शरीर से अचानक ठंडी ऊर्जा की एक लहर निकली जिसने हड्डियों को छेद दिया और आत्मा को उबा दिया। उसी समय बर्फ के क्रिस्टल से बनी रेशम की रेखाएं तेजी से उसके शरीर के विभिन्न स्थानों से बाहर की ओर बढ़ी। कुछ ही समय बाद ये बर्फ के क्रिस्टल रेशम उसके
शरीर के चारों ओर गुंथ गए, जिससे बर्फ का एक बड़ा और सघन जाल बन गया। युन चे अब स्पष्ट रूप से पहले से ही सभी 6 इंद्रियों के बंद होने के साथ एक अनजान स्थिति में प्रवेश कर चुका था। इस प्रकार की अवस्था को समझ के लिए सर्वोत्तम अवस्था कहा जा सकता है, और इसमें किसी भी तरह से गड़बड़ी नहीं की जानी चाहिए। जिया क्विंग्यू धीरे धीरे ऊपर तैरने लगी, और थोड़ी देर तक उसे देखने के बाद वह बिना कोई आवाज किए चली गई। इस तरह की अत्यधिक समझ की स्थिति के तहत किसी को समय की बर्बादी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा, और कई दिनों तक जारी रहेगा, या यहाँ तक कि कई दर्जन दिन भी इससे अधिक सामान्य नहीं हो सकते। और यदि यह असाधारण रूप से उच्च स्तर पर होता, तो ऐसी स्थिति किसी को भी अनजाने में विसर्जित कर सकती थी, स्वयं कई वर्षों तक, यहाँ तक कि कई 100 वर्षों तक भी। हालांकि इस बार युनचे को समझने में जितना समय लगा, उतना समय उतना नहीं था जितनी जिया क्विंग्यू को उम्मीद थी। ठंडा चांद बादल के पीछे छिप गया। चूंकि पूरा फ्रोजन क्लाउड असगार्ड पूरी तरह से रात के असीमित पर्दे से ढका हुआ था और उजाड़ में डूब गया था, युनचे अंततः समझ की स्थिति से जाग गया। टकराना। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसके आसपास के सभी बर्फ के क्रिस्टल फट गए और बर्फ के टुकड़ों का एक क्षेत्र बन गया। युनचे ने अपनी बाहें फैला दी, अपने हाथों को बाएं और दाएं देखा, और केवल यह महसूस किया कि उसका पूरा शरीर अवर्णनीय रूप से ताजा और सिर से पैर तक आरामदायक था, जैसे कि उसका शरीर किसी तरह की पूरी तरह से शुद्ध और स्वच्छ चीज से पूरी तरह से शुद्ध हो गया हो। जमे हुए अंत का पेड़। जैसे ही युनचे ने एक हल्का मंत्र बोला, उसकी दोनों हथेलियों पर बर्फ के क्रिस्टल के 2 छोटे पेड़ तेजी से उगाए, जिनमें बर्फ की हरी भरी शाखाएं और पत्तियां फैल गईं। जमे हुए अंत का भ्रामक दर्पण। डिंग। जैसे ही युनचे के दोनों हाथ खुले, लगभग पूरी तरह से पारदर्शी गेंद के आकार की बाधा ने युनचे को पूरी तरह से घेर लिया। तुरंत युनचे से आने वाली ठंडी ऊर्जा और उपस्थिति लगभग पूरी तरह से अलग हो गई थी। उसकी आवाज पूरी तरह से ढकी हुई थी। छुपाने की यह गहन कला फ्रोजन क्लाउड आर्ट से प्राप्त फ्रोजन क्लाउड बैरियर से अज्ञात गुना अधिक मजबूत थी। यदि फ्रोजन एंड इल्यूसरी मिरर खोला गया, तो युनचे का मानना था कि जानबूझकर खोज के तहत उसके 2 पूरे क्षेत्र के ऊपर भी, 300 मीटर के क्षेत्र के भीतर भी उसके छिपने के स्थान का पता लगाने में बड़ी कठिनाई होगी। युनचे ने फ्रोजन एंड इल्यूसरी मिरर को बंद कर दिया और धीमी आवाज में बुदबुदाया, एक सांस में चौथे चरण तक पहुंचना, यह फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स उतना मुश्किल भी नहीं लगता। तुलना करने पर यह वास्तव में बहुत आसान है स्टार भगवान की टूटी हुई छाया और बुद्ध के महान मार्ग को तोड़ने के लिए। फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के अन्य लोगों का उल्लेख नहीं करना, भले ही फ्रोजन क्लाउड पूर्वज ने युनचे के इन शब्दों को सुना हो, वह शायद गुस्से से उसके चेहरे पर खून का छींटा छिड़क देगी। दुष्ट भगवान का बीज और ड्रैगन भगवान की आत्मा, विभिन्न के साथ धोखेबाज जो उसके इस विमान से संबंधित नहीं थे, वास्तव में उसके पास ये शब्द कहने की हिम्मत थी। जिया क्विंग्यू अब उसके पास नहीं थी। युनचे अकेले ही बाहर चला गया और भूमिगत से बाहर निकल गया, और तभी उसे पता चला कि पहले से ही रात हो चुकी थी। रात के समय जमे हुए असगार्ड बादल अत्यधिक शांत थे और एक भी व्यक्ति को दृश्य में नहीं देखा जा सकता था। हालांकि चांद की रोशनी ज्यादातर पतले बादलों के कारण बाधित होती थी, जो पूरे साल नहीं फैलते थे। जमीन पर सफेद बर्फ की परावर्तित रोशनी के साथ रोशनी इतनी मंद भी नहीं थी। युनचे को तुरंत कुछ हद तक पछतावा हुआ कि उसने दिन के समय जिया क्विंग्यू के कमरे का रास्ता नहीं पूछा, अन्यथा ये कितना उत्तम अवसर था। उसके अलावा फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में केवल महिलाएं थीं। चूंकि रात का समय था, इसलिए उसे जिया क्विंग्यू के अलावा किसी और को ढूंढना अनुपयुक्त लगा। इसके अलावा गोंग युक्सिन ने उसे फ्रोजन क्लाउड शिष्य घोषित नहीं किया था, यहाँ तक कि फ्रोजन क्लाउड शिष्य से सीधे टकराने से शायद अराजकता फैल जाएगी। जिया क्विंग्यू का नाम चिल्लाना जहाँ वह खड़ा था, ऐसा लग रहा था कि यह सवाल से भी परे है। अब मैं क्या करूं? मुझे यह मत बताएं कि मुझे यही इंतजार करना होगा जब तक कि मेरी पत्नी क्विंग्यू स्वेच्छा से मेरी तलाश में न आ जाए। युनचे जहां था वहीं खड़ा रहा और काफी देर तक नहीं हिला। यदि यह कोई अन्य स्थान होता, भले ही यह 4 महान पवित्र मैदानों में से एक होता, तो वह थोड़ी देर के लिए आराम से टहलने का साहस करता। लेकिन इस जगह पर सिर्फ महिलाएं ही थीं। आधी रात में यहाँ जाना वास्तव में आसान नहीं था। ओह ठीक है, आइए फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल में वापस आए। युनचे ने अनिच्छा से सोचा, घूमा और भूमिगत में लौटने वाला था। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका कान अचानक हिल गया। उसके दाहिनी ओर महिलाओं की आवाजें अस्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। उसने ध्यान से सुनने के लिए झट से अपनी सुनने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया। वह वास्तव में महिलाओं की आवाज थी और सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं लग रही थी। उससे दूरी शायद 2 या 3 हजार फीट ही थी, और उनमें से एक आवाज चू युएली की लग रही थी। यदि वह चू युएली को ढूंढ सका, तो आगे जो होगा उसे प्रबंधित करना स्वाभाविक रूप से बहुत आसान होगा।
इसके बारे में सोचे बिना यूचे तेजी से चल दिया आवाज के उद्गम की ओर। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसके कानों के पास की आवाज भी और अधिक स्पष्ट होती गई। यूएली, क्या सीनियर सिस्टर यूचेन के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं है? नहीं, बड़ी बहन बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो सकती है और बाकी दुनिया से कटे हुए स्थान पर चली गई है। हो सकता है कि उसने ब्लू विंड एम्पायर भी छोड़ दिया हो। मैं वास्तव में उसके बारे में चिंतित हूँ। पानी की तरह कोमल एक और आवाज बोली, चिंता मत करो, सीनियर सिस्टर यूचेन की गहन ताकत सम्राट प्रोफाउंड जितनी महान है। हालांकि अब उसके पास गहन कलाएं नहीं है, फिर भी खुद को सुरक्षित रखना कोई समस्या नहीं है। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि सीनियर सिस्टर यूचेन ने यूचे नामक व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया होगा। सचमुच कितना समझ से परे है। ये बहुत ही जीवंत आवाज थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी युवा महिला के मुंह से निकली हो। मम्मा, ये वास्तव में बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। जिसके बारे में बोलते हुए, क्या यूचे वास्तव में इतना अद्भुत है? ग्रैंड एस्गार्ड मालकिन हमेशा से उसे देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा क्यों है? क्या सीनियर सिस्टर यूएली को पता है? ये आवाज बिल्कुल पिछली आवाज जैसी ही थी। यदि स्वर में थोड़ा सा भी अंतर न होता तो यह आसानी से सोचा जा सकता था कि यह एक ही व्यक्ति के मुंह से आया है। यूचे करीब और करीब चला गया। उसने जानबूझकर अपनी उपस्थिति नहीं छिपाई और स्वाभाविक रूप से इन महिलाओं द्वारा उसे तुरंत ही पहचान लिया गया। बहुत जल्द उनकी आवाजें उसकी ओर इशारा करने लगी। केवल उसने अभी अभी फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स का अभ्यास समाप्त किया था और उसका पूरा शरीर ठंडी ऊर्जा से चमक रहा था। इसके अलावा उन्हें फ्रोजन क्लाउड सोल क्रिस्टल प्रत्यारोपित किया गया था, इसलिए जो कोई भी फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के समान लोग थे, वे तुरंत इसका पता लगाने में सक्षम होंगे और स्वाभाविक रूप से विश्वास करेंगे कि वह एक निश्चित फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के शिष्य थे। और उन्होंने निश्चित रूप से नहीं सोचा होगा कि यह एक आदमी होगा जो उनके करीब चल रहा था। कोई इधर आ रहा है। यह उपस्थिति कुछ अपरिचित सी लगती है। यह उपस्थिति फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स की उपस्थिति प्रतीत होती है। ये सही नहीं है। ये गहन ऊर्जा उपस्थिति स्पष्ट रूप से केवल पृथ्वी के गहरे दायरे के 7वें स्तर पर है। ये किंग्यू नहीं हो सकती। सभी लोग अनुमान लगाएं कि वह कौन सी बहन या शिष्य होगी। मैं लिंगज्यू का अनुमान लगा रहा हूँ। नहीं, क्या ये सुरा हो सकता है? ऐसा लगता है जैसे लुलुओ। उपस्थिति वास्तव में कुछ अपरिचित लगती है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहन या शिष्य हमें चिढ़ाने के लिए जानबूझकर अपनी उपस्थिति छिपा रही हो? बाहर वाली बहन, जल्दी अंदर आओ। यदि तुम इधर उधर छिपते रहे तो हम बाहर आएंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे, ठीक है? यूचे के आगे बर्फ का एक दरवाजा था जो कसकर बंद नहीं था। बर्फ के दरवाजे के पीछे 6 महिलाओं की आवाजें फैल गईं। कुछ स्पष्ट और ठंडी थी, कुछ कोमल थी और कुछ जीवंत और कानों को प्रसन्न करने वाली थी। और बाद में उन्होंने जो शब्द बोले उससे यूचे और अधिक इसका विरोध करने में असमर्थ हो गया। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि वे उसके प्रति क्या रवैया दिखाएंगे, फिर एक कदम आगे बढ़ाया और बर्फ का दरवाजा खोल दिया। उसने अपने होंठ खोले, लेकिन इससे पहले कि वह पहला शब्द भी बोल पाता, उसका पूरा व्यक्तित्व पूरी तरह से कठोर हो गया, जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी आंखों के सामने पानी का एक कुंड इतना साफ था कि उसका तल दिखाई दे रहा था। पानी के कुंड के ऊपर कोई कोहरा नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह कोई गर्म पानी का झरना नहीं था। यह एकमात्र प्राकृतिक ठंडा झरना था जो अत्यधिक बर्फ वाले बर्फीले क्षेत्र की ठंड में भी नहीं जमता था। ठंडे झरने के भीतर जैड के 6 बिल्कुल नग्न शरीर थे, जैसे कि बर्फ से उकेरे गए हो। उनकी शक्लें ऐसी थीं मानो किसी दूसरी दुनिया के ब्रश से खींची गई हो। हर एक की अपनी अपनी खूबियां थीं, फिर भी वे सभी देवी देवताओं की तरह सुंदर और सुरम्य रूप से सुरुचिपूर्ण थीं। उनकी त्वचा ऐसी थी मानो बर्फ और बर्फ से जमी हुई हो, बिना किसी दोष के गोरी, चिकने, साफ, सुडौल और पतले आकर्षक पैरों के जोड़े को मोड़ा गया, सीधा किया गया, एक साथ इकट्ठा किया गया या पानी के भीतर विभिन्न फैशन में उठाया गया। ऊंची जुड़वा चोटियों के जोड़े के बाद जोड़े के बीच कुछ उल्टे ढके हुए जैड कटोरे की तरह थे, कुछ चंद्रमा के समान विशाल थे और कुछ को बाहों द्वारा एक सुंदर वक्रता में दबाया गया था। सब कुछ एक मनमोहक दृश्य का चित्रण कर रहा था जो पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर सकता था। रक्तवाहिकाएं एक पल में फट जाती हैं और उनकी आत्मा को उनके शरीर से दूर ले जाती है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 384, जमी हुई परियों का रोष। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 384, जमी हुई परियों का रोष। ये ठंडा झरना फ्रोजन एस्गार्ड के भीतर स्वाभाविक रूप से फ्रोजन क्लाउड नाम भी था। इसे फ्रोजन क्लाउड विंट्री स्प्रिंग कहा जाता था, जो फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड की स्थापना के बाद से विद्यमान था। बर्फ और बर्फ की इस दुनिया में ये वास्तव में पूरे समय में कभी संघनित नहीं हुआ था।
झरने का पानी अतुलनीय रूप से साफ था, इतना पारदर्शी कि रेत और पत्थर का हर कण स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। वसंत में जमा हुई ठंडी ऊर्जा गहरी बर्फ से कहीं अधिक थी, और जब जमे हुए बादल असगार्ड महिलाएं वसंत में भिगोती थी, तो यह न केवल बेहद आनंददायक था, बल्कि यह शरीर के भीतर ठंडी ऊर्जा के किसी भी अस्थिर आंदोलन को भी शानदार ढंग से शांत कर सकता था। इस प्रकार पूरे दिन की साधना के बाद कई जमे हुए बादल शिष्य आते थे और इस झरने में भीगते थे, और जब वे वसंत में भीगते थे तो वे स्वाभाविक रूप से नग्न होते थे, बिना कपड़ों के, अपने बर्फीले ज़ैद शरीर को अंदर रखते हुए झरने के पानी के साथ घनिष्ठ संपर्क। भले ही वे बाहर से आवाज सुन रहे हों, वे निश्चित रूप से जल्दबाजी में खुद को नहीं ढकेंगे, क्योंकि पूरे फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में केवल महिलाएं थीं, और ऐसे पुरुष कभी नहीं होंगे जो इतने करीब आए हों। लेकिन आज यूचे नाम की एक बड़ी अप्रत्याशित दुर्घटना सामने आई, और इससे भी अधिक अप्रत्याशित बात यह थी कि जमे हुए बादल के शिष्य आमतौर पर वसंत ऋतु में अपेक्षाकृत तेजी से भीगते थे, लेकिन आज रात मध्यम से उच्च स्तर के जमे हुए बादल के शिष्य जानबूझकर इसे धीमी गति से ले रहे थे, और पहले ही काफी देर तक भीग चुके थे। ठंडे झरने में अटखेलियां कर रहे 6 लोग भी सामान्य फ्रोजन क्लाउड शिष्य नहीं थे। यूचे ने उनकी प्रतिष्ठा के बारे में कई बार सुना था, और उन्हें तब देखा था जब वह जबरदस्ती फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में बदल गया था। मुरो कियानेक्स्यूक जमे हुए बादल 7 परियों की रैंक 2, जून लियानकी जमे हुए बादल 7 परियों की रैंक 3, म्यू लानी जमे हुए बादल 7 परियों की रैंक 4, जिया क्विंग्यू के मास्टर फ्रोजन क्लाउड 7 फेरीज की रैंक 5, चू युएली जिससे यूचे पहले से ही काफी परिचित था, और फ्रोजन क्लाउड 7 परियों की रैंक 6 और 7, जुड़वा बहने फैंग हन्यू फैंग हेनेक्स्यू। सही, ये 6 फ्रोजन क्लाउड 7 परियां थी जो फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में असगार्ड मालकिन के बाद दूसरे स्थान पर थी। जिया क्विंग्यू के अलावा अन्य 6 सभी उपस्थित थे। अगर यूनचे ने बर्फ के दरवाजे को धक्का देकर खोलने के बाद एक लाश देखी होती तो उसकी भौहें भी नहीं हिलती। यहाँ तक कि अगर उसने आदिम गहन जानवरों से भरे आकाश को उत्पात मचाते हुए देखा तो वह अधिक से अधिक थोड़ा घूरेगा। अपने इन 2 जीवन कालों में उसने व्यक्तिगत रूप से लाशों और हड्डियों के असंख्य पहाड़ों का निर्माण किया था, और कई बेहद में रहा था ऐसी खतरनाक स्थितियां जिनकी कोई सामान्य व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर पाएगा। उसने मूल रूप से सोचा था कि उसका दिल इस हद तक कठोर हो गया है कि अगर माउंट ताई उसके सामने रह जाए तो वह हिल भी नहीं पाएगा। यूचे, माउंट ताई क्या है? कभी कभी उनकी कुछ हद तक अतिरंजित प्रतिक्रियाओं को दूसरों को दिखाने के लिए पेश किया जाता था, लेकिन उनका दिल हमेशा पूर्ण जागरूकता का क्षेत्र रहा था। लेकिन अपने 2 जन्मों में उन्होंने कभी भी ऐसे दृश्य का सामना नहीं किया था। यदि उसे वास्तव में अपनी वर्तमान मनस्थिति का वर्णन करने के लिए 2 शब्दों का उपयोग करने की आवश्यकता है, तो निकटतम वाक्यांश होगा पवित्र बकवास। प्रसिद्ध फ्रोजन क्लाउड 7 परियां उसकी आंखों के सामने पूरी तरह से नग्न थी। इस दृश्य के बारे में सोचने मात्र से ही किसी व्यक्ति की नसें उत्तेजना से फट जाएंगी, और यूनचे इस समय जो देख रहा था वह बिल्कुल यही दृश्य था। अपने 2 जन्मों में उसने जो कुछ भी देखा था, उसे कुल मिलाकर देखा जाए तो वह उसके सामने मौजूद इस दृश्य जितना रूह कंपा देने वाला नहीं था। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के भीतर खून और ऊर्जा पागलों की तरह उमड़ रही है और हलचल कर रही है, जैसे कि अगर वह देखता रहा तो यह उसकी नाक से बाहर निकल जाएगा। जब ठंडे झरने के भीतर जमे हुए बादल परियों ने यूनचे को देखा, सच कहें तो जैसे ही उन्होंने एक आदमी को देखा, वे सभी स्तब्ध हो गए। हालांकि आखिरकार वे कोई आम महिलाएं नहीं थीं। जब इस तरह की अस्वीकार्य स्थिति का सामना करना पड़ा तो वे आम महिलाओं की तरह भयभीत नहीं हुई। हालांकि सबसे कम उम्र की फैंग हन्यू और फैंग हन्यू ने फिर भी एक हैरान, रात को भेदने वाली चीख निकाली। इस शांतिपूर्ण और मूक फ्रोजन क्लाउड असगार्ड में ये 2 आवाजें एक साथ मिलकर एक ऐसी चीख में बदल गईं जो निर्विवाद रूप से हर नुक्कड़ और दरार में फैल गई। इस रोने में निहित घबराहट और उन्माद के साथ इसने फ्रोजन क्लाउड असगार्ड के भीतर मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। यूचे डर के मारे कांपते हुए एक कदम पीछे हट गया। उन्होंने असंगत रूप से कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ। टी ने गलत मोड़ ले लिया। हाँ, आप लोग जारी रख सकते हैं। बोलने के बाद यूचे दौड़ने से पहले आखिरी बार देखना नहीं भूली। यूचे, मैं तुम्हें मार दूंगा। इससे पहले कि यूचे कुछ कदम भी दौड़े, चू युएली की हत्या के इरादे से भरी ठंडी चीख उसके पीछे से आई। इसके बाद ठंडी ऊर्जा से युक्त एक बर्फ क्रिस्टल लंबी तलवार अचानक चुभने लगी और तलवार की नोक पर एक नीला बर्फ कमल तेजी से खिल गया, जो यूचे की पीठ की ओर बढ़ रहा था। लगभग उसी क्षण अन्य 5 जमी हुई परियों ने भी अपने बर्फीले कपड़े पहन लिए, फिर एक साथ ऊपर की ओर तैरने लगी। फिर रात के आकाश में एक साथ बड़ी मात्रा में बर्फ के क्रिस्टल गिरे।
ठंडी हवा ने सीटी बजाते हुए यूचे को मजबूती से अपने अंदर बंद कर लिया, जिससे उसके आसपास का स्थान लगभग पूरी तरह से जम गया। यूनचे के आगे तुरंत 3 मीटर मोटी बर्फ की दीवार खड़ी कर दी गई थी। अगर जल्दबाजी में उसे खटखटाया जाता तो वह लगभग अजीब स्थिति में आ जाता। जैसे ही उसके कदम रुकने को मजबूर हुए, 6 जमी हुई परियों ने उसे अलग अलग दिशाओं से मजबूती से घेर लिया। 6 जमी हुई जेड फ्रॉस्ट तलवारें बर्फ जैसी ठंडी चमक के साथ टिमटिमा रही थी। सभी का उद्देश्य यूचे था। भले ही उन्होंने पहले से ही अपने बर्फीले कपड़े पहन लिए थे, सदमे और जल्दबाजी के कारण उन्होंने अपने शरीर से झरने के पानी को पोंछने के लिए समय नहीं लिया। नम तरल के निशान ने पहले से ही पतले बर्फीले कपड़ों को 6 लोगों के लचीले और सुंदर शरीर पर कसकर चिपका दिया, जिससे उनके पूरी तरह से घुमावदार शरीर की रूपरेखा तैयार हो गई। ये व्यावहारिक रूप से उनके पूरी तरह से नग्न होने से भी अधिक आकर्षक था। जैसे ही यूनचे ने देखा, उसने लगभग अवचेतन रूप से अपनी नाक ढक ली थी। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में उनकी पहली रात वास्तव में मरने के लिए पर्याप्त थी। यूचे, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने लंपट हो। मैं वास्तव में आपसे निराश हूँ। चू युएली का चेहरा ठंडा था और उसने दांत पीसकर ऐसा कहा। कसकर लिपटे गीले कपड़ों से उभरी उसकी छाती पर जैद की चोटियां एकदम आधे चांद जैसी थी, जो उसके अत्यधिक गुस्से में लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। शर्मनाक, घृणित छोटे आदमी, वास्तव में हम बहनों की ओर देखने के लिए आना अक्षम्य। भले ही आप वह व्यक्ति हो जिससे ग्रैंड एसगार्ड मालकिन मिलना चाहती थी, फिर भी मैं आज आपको मार डालूंगा। मुरोव कियानेक्स्यू ने ठंडी अभिव्यक्ति और गहरी रक्तपिपासा के साथ कहा। उसने अपने शरीर से अपनी चरम स्काई प्रोफाउंड आभा को मुक्त कर दिया और यूचे को मजबूती से पकड़ लिया। वो क्या करे? उसने मेरा सब कुछ देखा। वो जुड़वा बहनें फैंग हन्यू और फेन हेंक्स्यू हैरान रह गई, क्योंकि वे गलत भाव से घूर रही थी। यूचे के चारों ओर बर्फ की आत्माएं तैर रही थी और हवा में बर्फ नाच रही थी। फ्रोजन एसगार्ड परियों में से हर एक का रंग तुलना से परे अद्वितीय था, मानो वे वास्तव में धरती पर उतरी परियां हों। उन सभी 6 का एक ही समय में प्रकट होना इस हद तक और भी अधिक काल्पनिक था कि दुनिया अपना सारा रंग खो देगी। दुनिया को तुच्छ दृष्टि से देखने वाली 6 परियों जैसी सुंदरियों से घिरा होना एक आदमी को एक प्रकार की अद्भुत अनुभूति देने वाला था। हालांकि यूनचे को वर्तमान में जो अधिक महसूस हो रहा था वह धरती माता को स्थिर करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली और ठंडे दिल वाला था। हटी छेदन हत्या का इरादा। यूचे ने तुरंत अपना हाथ उठाया। परियों, मेरा आप सभी को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैं केवल संयोग से यहाँ से गुजरा और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वास्तव में वहाँ था। बकवास, आप बहाने बनाने की भी हिम्मत कर रहे हैं। जून लियांकी के चेहरे पर आक्रोश फैल गया था। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी बगल में बर्फ के एक विशाल खंड की ओर इशारा किया। भले ही आप नहीं जानते कि यह वह जगह है जहां हमारा फ्रोजन एसगार्ड का ठंडा झरना है। जब आप यहां आए थे तो मुझे यह मत बताएं कि आपने नहीं किया था। क्या आप इन शब्दों को नहीं पहचानते? यूनचे की नजर उस दिशा पर गई जिस ओर उसकी उंगली इशारा कर रही थी, और आश्चर्यजनक रूप से बर्फ के उस खंड पर 4 बड़े अलग अलग शब्द गहराई से खुदे हुए देखे। जमे हुए बादल, शीतकालीन वसंत। यूनचे के दिल से 10,000 अल्पाका की सीटी बजती है। फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के भीतर हर जगह बहुत सारे बड़े और छोटे बर्फीले पत्थर और ठंडी जैद हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उन सभी की जांच करने जा रहा हूं, ये देखने के लिए कि क्या उन पर शब्द है। और चूंकि मैंने आवाजों की ध्वनि का अनुसरण करने पर ध्यान केंद्रित किया है, दोनों तरफ बर्फ के क्रिस्टल पत्थरों को कौन देखेगा? उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मू लांडी ने अपने चेहरे पर जानलेवा भाव के साथ अपनी बर्फ की तलवार तिरछी कर ली। वे फ्रोजन एसगार्ड लड़कियां बर्फ की तरह साफ और जैद की तरह साफ थी, फिर भी आज हम ऐसे नीच व्यक्ति की नजरों से अपवित्र हो गए हैं। चाहे वह कोई भी हो, उसे माफी के रूप में मरना होगा। बहनों, हमला करो! उद्धरण चिन्ह। पहले से ही अराजक बर्फ की आत्माओं ने तुरंत दंगा कर दिया और बर्फ और हिमपात का एक तूफान तुरंत फूट पड़ा, जिससे यूनचे लगभग टुकड़ों में बिखर गया। 6 जमे हुए बादल परियों के स्वर्गीय शरीर आसपास में आगे पीछे फड़फड़ा रहे थे, जैसे सुंदर फूल उसे घेर रहे हों, फिर भी वे रक्तपिपासु से भरे हुए थे। जमे हुए बादल की 7 परियां भी महिलाएं थीं। एक बार जब एक महिला पागल होने लगती है तो वे संभवतः अपने हमलों को कैसे रोक सकती है। उनकी हर एक तलवार का सीधा निशाना यूचे के अंगों पर था। यूनचे ने जल्दी से तलवार के ब्लेड के माध्यम से एक स्टार गॉड की टूटी हुई छाया को चमकाया। भले ही यह आकस्मिक था, फिर भी उसने छहों को नाराज कर दिया था। यूचे, जो इसके बारे में दोषी महसूस करता था, ने स्वाभाविक रूप से प्रतिशोध नहीं लिया। उसने 6 हमलों में से प्रत्येक को चकमा देकर रोक दिया, लेकिन वह बगल में चिल्लाना नहीं भूला। परियों, कृपया शांत हो जाओ। मैंने वास्तव में ये जानबूझकर नहीं किया। अगर मैंने ये सब जानबूझकर किया तो मैं तुरंत अपनी दोनों आंखें त्याग दूंगा और कभी भी दिन की रोशनी नहीं देख पाऊंगा।
हालांकि फ्रोजन क्लाउड 6 परियां अपने क्रोध के तहत उसे कैसे सुन सकती थी। भले ही यूनचे केवल लगातार चकमा दे रहा था या रोक रहा था और जवाबी हमला नहीं किया था, उनका गुस्सा और खून की लालसा जरा भी कम नहीं हुई थी। इसके बजाय ये और भी अधिक गाढ़ा हो गया। फ्रोजन क्लाउड युवतियां साफ और शुद्ध थीं, इसके अलावा वे फ्रोजन क्लाउड 7 परियां थीं, जिनकी स्थिति और शक्ति असगार्ड मालकिन के बाद दूसरे स्थान पर थी। उनके शुद्ध शरीरों को यूनचे ने उनकी पूरी महिमा में देखा था। उनके लिए यह एक बहुत बड़ा कलंक और अपमान था जिसे वे अपने पूरे जीवन में कभी नहीं मिटा पाएंगे। पहले से आ रही चीखों के कारण चौंका हुआ जमे हुए बादल असगार्ड अब शांत नहीं थे। दूर से निरंतर आवाजें आ रही थी और अधिक से अधिक सुंदर छायाएं तेजी से ऊपर आ रही थी। वर्तमान में यूनचे को ऐसा लग रहा था जैसे वह इस समय बहुत खराब हो गया था। रात के सन्नाटे में जमे हुए बादल शीतकालीन वसंत, जमे हुए बादल 6 परियां, सभी जमे हुए बादल शिष्यों के साथ तेजी से आगे बढ़ने के साथ, भले ही उसके पास 100 मुंह हो, उसके पास सब कुछ स्पष्ट करने का कोई रास्ता नहीं था। फ्रोजन क्लाउड की प्रत्येक महिला द्वारा उसे लंपट, छेड़छाड़ करने वाला और विकृत व्यक्ति करार दिया जाएगा। पहले लड़ना बंद करो, मैं इसे फिर से कहूंगा, मेरा वास्तव में यह मतलब नहीं था। इसके बारे में क्या ख्याल है, मैं आप सभी से माफी मांगूंगा, या मैं आपको वह सब कुछ दूंगा जिसकी आप भरपाई करना चाहते हैं। ये हे, आप सभी प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा पर पूरा ध्यान देते हैं, क्या आप और अधिक लोगों को पता चलने से नहीं डरते? यदि आप मुझ पर हमला करते रहेंगे तो मैं जवाबी हमला करूंगा। यूनचे के शब्दों ने न केवल 6 के हमलों को धीमा कर दिया, बल्कि उनका क्रोध और भी अधिक बढ़ गया था। आकाश पहले से ही एक भयंकर बर्फीले तूफान से ढका हुआ था, क्योंकि अराजकता में घातक बर्फ के टुकड़े उड़ रहे थे। RIP म्यूलानी के प्रहार से यूनचे की छाती में चोट लगी और उसकी छाती के ऊपर के कपड़े तुरंत खुल गए। उसकी त्वचा पर एक अतिरिक्त बेहद उथली रेखा भी थी। भले ही खून दिखाई नहीं दिया, फिर भी इसने यूनचे को अनजाने में फुफकारने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने दांत निकाले और चेतावनी दी, यदि तुम लोग रुकने वाले नहीं हो तो मैं वास्तव में वापस लड़ने जा रहा हूँ। सस यूनचे के सिर के ऊपर ठंडी रोशनी की एक रेखा चमकी और उसके मुट्ठी भर बाल कट गए थे। यूनचे ने अवचेतन रूप से अपनी गर्दन सिकोड़ ली, फिर हल्के से अपने दांत भींच लिए। उसकी दोनों भुजाएं अचानक दोनों ओर खुल गईं, और ईविल गॉड सीड की ड्राइव के तहत फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को तुरंत प्रसारित किया गया। जमे हुए अंत का पेड़। यूनचे के दोनों ओर जमीन से 2 विशाल बर्फ के क्रिस्टल पेड़ उगाए, जो देखते ही देखते कई दसियों मीटर ऊंचे हो गए। वे तेजी से आगे बढ़े और उनकी फैलती ठंडी शाखाओं और पत्तियों ने छह दूर तक दबाव डाला। ऊपर से जारी ठंडी ऊर्जा ने उन लोगों का रंग अचानक बदल दिया, जो बचपन से ही हमेशा बर्फ के साथ ही रहे थे, जिनकी ताकत आकाशीय गहराई के शिखर तक पहुंच गई थी। ये है फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स। यूनचे, तुमने वास्तव में मेरी असगार्ड की सर्वोच्च दिव्य कला फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स चुरा ली है। मेरा फ्रोजन क्लाउड असगार्ड तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ठीक इसी समय ऊपर से एक गरिमापूर्ण ठंडी चीख सुनाई दी। क्या हो रहा है? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? एक बर्फीली आकृति अतीत में चमकती रही और गोंग यूक्सियन हवा में दिखाई दिया, फिर धीरे से उतरा। उसकी बर्फ जैसी ठंडी निगाहें धीरे धीरे यूनचे से 6 महिलाओं के शरीर तक चली गईं। आसपास बड़ी संख्या में फ्रोजन क्लाउड शिष्य भी तेजी से आ रहे थे। असगार्ड मालकिन, यूनचे चुपके से जमे हुए बादलों वाले शीतकालीन झरने में घुस गई और हमें नहाते हुए देखने लगी। जब गोंग यूक्सियन ने भीगे हुए 6 को देखा तो उसे कमोबेश अनुमान लग गया कि क्या हुआ था। उसने अपनी नजर यूनचे की ओर घुमाए और ठंडे स्वर में पूछा, यूनचे, क्या ये सच है? हाँ, यूनचे ने इससे इनकार नहीं किया। इस जूनियर ने वास्तव में 6 परियों को नाराज किया है, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं झांका। जब ये जूनियर पहली बार फ्रोजन असगार्ड में आया तो वह पूरे दिन फ्रोजन क्लाउड डिवाइन हॉल में रहा और उसे पता ही नहीं चला कि रात हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं। मैं आवाजों का पीछा करते हुए यहां तक आ गया। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि वे वास्तव में यहां स्नान कर रहे थे। उसकी बकवास मत सुनो असगार्ड मालकिन। वह स्पष्ट रूप से दिल से दुष्ट है और जानबूझकर अपवित्र है। इतना ही नहीं, जब उसने पहले हमारे साथ लड़ाई की थी तो उसने फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट का भी इस्तेमाल किया था। उसने स्पष्ट रूप से हमारे असगार्ड की सर्वोच्च गहन कला को भी चुरा लिया था। क्या जमे हुए अंत दिव्य कलाएं? गोंग यूक्सियन पूरी तरह से चौंक गया। यूनचे, आप वास्तव में फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट विकसित करने में सफल हुए हैं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 385 उत्तर। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 385 उत्तर।
गोंड युक्सियन की मूल रूप से क्रोधित दृष्टि ने फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट शब्द आते ही तुरंत बदल दिया। युन चे ने तुरंत कहा, हाँ, किंग्यू इस शिष्य को फ्रोजन एंड डिवाइन हॉल में ले आए। मुझे फ्रोजन क्लाउड के पूर्वज द्वारा छोड़ी गई फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट को देखने का सौभाग्य मिला। पूरे दिन समझने के बाद मैं प्रारंभिक कार्य पूरा करने में सफल हुआ। प्रारंभिक बातों को एक ही दिन में समझ लेना। 1000 साल पहले से जिया क्विंग्यू के अलावा फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड ने कभी भी फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट को सफलतापूर्वक नहीं समझा था। यहाँ तक कि जिया क्विंग्यू, जिनकी योग्यता और समझने की क्षमता उच्च थी, ने मुश्किल से कदम उठाने में कई महीनों का समय लगाया। और यू चे वास्तव में केवल एक दिन के लिए ही समझा गया। गोंड युक्सियन थोड़ी देर के लिए अवाक रह गए, लेकिन हैरान रह गए। इस समय सभी दिशाओं से फ्रोजन क्लाउड शिष्यों का एक बड़ा समूह उमड़ पड़ा और आकाश में लहराते बर्फीले वस्त्र सफेद तितलियों की तरह केंद्रित हो गए। यदि यह जियो संप्रदाय, बनिंग हेवन कबीले या उसके जैसे अन्य संप्रदाय थे, तो अचानक अस्तित्व में आ गए। रात की गहराई में ऐसी प्रबल शक्ति से चौंककर कोई भी भय से कांप उठेगा। लेकिन फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड में ये बस सैकड़ों फूलों के खिलने जैसा था। ये कल्पना से परे सुंदर था। मुख्य अपराधी युन चे को किसी भी प्रकार का दबाव महसूस नहीं हुआ। मिस मास्टर, सीनियर मास्टर, जूनियर मास्टर, क्या हुआ? जिया क्विंग्यू ने फ्रोजन स्नो डांस स्टेप्स के साथ कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका लाया और गोंड युक्सियन के पास उतरा। उसने यू चे को देखा, फिर चू युएली और कंपनी के कपड़ों और ठंडे चेहरों को देखा। उनके पीछे फ्रोजन क्लाउड विंट्री स्प्रिंग को एक साथ जोड़ते हुए उसने तुरंत कुछ अनुमान लगाया। हम्फ, किंग्यू, आज तुम्हें इस आदमी पर ठीक से नजर डालनी होगी जिससे तुमने दोबारा शादी करने पर जोर दिया था। वह वास्तव में अंधेरी रात का फायदा उठाकर हमें नहाते हुए देखने के लिए इस फ्रोजन क्लाउड विंट्री स्प्रिंग में आया था। यह अत्यंत निंदनीय है। चू युएली ने अपनी अर्धचंद्राकार भौहें कड़ी कर ली। हालांकि फ्रोजन क्लाउड के अधिकांश शिष्यों ने स्पष्ट रूप से इसका अनुमान लगाया था। चू युएली को जोर से यह कहते हुए सुनने के बाद युवतियों ने अत्यधिक खुली आंखों के साथ लगातार हौंकना शुरू कर दिया। यू चे ने न केवल उनकी ओर देखा, बल्कि उन युवतियों ने भी उनकी ओर देखा। उसने झांक कर देखा था कि वे जमे हुए बादल की 7 परियों में से 6 थी। युवतियों की निगाहें सदमे, उदासीनता, तिरस्कार और यहाँ तक कि हत्या के इरादे से भरी हुई थी। युन चे को लगा कि उसके साथ दुए से भी अधिक अन्याय हुआ है। यू चे, और आखिर दुए क्या है? उन्होंने असहायता और शक्तिहीनता से कहा, मैं ये पहले ही कई बार कह चुका हूँ, मैंने वास्तव में जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बर्फ के दरवाजे के पीछे एक बाहरी ठंडा झरना है। जिया क्विंग्यू ने अपने होंठ काटे, फिर आगे बढ़ी। मास्टर, साथ ही यहाँ हर सीनियर मास्टर और जूनियर मास्टर, भले ही ऊंचे काम करने में थोड़ा आवेगी और अनियंत्रित है, ये शिष्य गारंटी देता है कि वह जानबूझकर नहाती हुई महिलाओं पर ताक झांक करने जैसा घृणित काम बिल्कुल नहीं करेगा। शिष्य का मानना है कि यूचे ने अनजाने में ऐसा किया है और वह मास्टर, सीनियर मास्टर्स और जूनियर मास्टर्स के शांत होने की कामना करता है। तो क्या हुआ अगर उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया? मुरो कियानेक्स्यू ने आक्रोश के साथ कहा, उसने हमारे शरीर को गंदा करने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल किया। ये पहले से ही एक तथ्य है। उसने हमारे संप्रदाय की फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स को भी चुरा लिया था और इसे सीख लिया था। इस तरह का व्यवहार और भी अक्षम्य है। ठीक है, गोंड युक्सियन ने हाथ उठाया और फिर अंत में बोला, आपको हमारे फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट मामले पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। क्या आपने यूचे के शरीर पर फ्रोजन क्लाउड सोल क्रिस्टल की आभा नहीं देखी? ऐसा माना जा रहा था कि इसकी घोषणा मूल रूप से कल संप्रदाय की सभा में की गई होगी। चूंकि चीजें इस स्तर तक पहुंच गई हैं, इसलिए अब मुझे आपको पहले से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से युन चे पहले ही आधिकारिक तौर पर हमारे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का शिष्य बन गया है और इतिहास में पहला पुरुष शिष्य है। यह है मालकिन, क्या आपने अभी जो कहा सचमुच सच है? हमारे संप्रदाय का नंबर 1 नियम यह है कि हम केवल अत्यंत उच्च योग्यता वाली महिला शिष्यों को ही स्वीकार कर सकते हैं। हमने एक पुरुष शिष्य को क्यों भर्ती किया है? मुझे यह मत बताओ कि यह क्विंग्यू के कारण है। अब आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है और बेतुके अनुमान लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। गोंड युक्सियन ने जारी रखा, यह मेरा निर्णय नहीं था, बल्कि हमारी ग्रैंड एसगार्ड मालकिन का निर्णय था। ग्रैंड एसगार्ड मालकिन का ऐसा करना एक पल के आवेग के कारण बिल्कुल भी नहीं है, नहीं इसलिए कि वह हमारे संप्रदाय के नियमों को तुच्छ समझती थी। उसका एक बेहद महत्वपूर्ण कारण है। इसका कारण क्या है मैं आपको नहीं बता सकता और आपको इस पर दोबारा विस्तार से सवाल नहीं उठाना चाहिए। मैं आप सभी को केवल ये बता सकता हूँ कि यह बहुत संभव है कि यह कारण हमारे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड के भविष्य से संबंधित हो।
भले ही ग्रैंड एस्गार्ड की मालकिन फैन कियानहुई ने कई वर्षों तक फ्रोजन एस्गार्ड के मामलों पर कोई ध्यान नहीं दिया था, फिर भी उनके शब्दों में फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के भीतर सर्वोच्च अधिकार था। वह जो भी निर्णय लेती थी, भले ही वह क्षेत्रीय नियमों के विरुद्ध हो, कोई भी इसका विरोध नहीं करता था। सभी के चेहरों पर गहरा सदमा और नासमझी झलक रही थी। अब से फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के पास वास्तव में एक अतिरिक्त पुरुष शिष्य होने वाला था। यू चे पहले ही हमारे फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड में शामिल हो चुका है, जिसका स्वाभाविक रूप से मतलब है कि उसे फ्रोजन एंड डिवाइन आर्ट्स का अभ्यास करने की अनुमति है। गोंग युक्सियन घूम गया, फिर उसकी नजर जमे हुए बादल के शिष्यों पर पड़ी जो शोर के कारण वहां आए थे। यहाँ कुछ भी बड़ा नहीं हो रहा है, आप सभी पीछे हट सकते हैं। कल सुबह 10 बजे मुख्य हॉल में होने वाली हमारे संप्रदाय की महान सभा को मत भूलना। गोंग युक्सियन के आदेश के तहत फ्रोजन क्लाउड शिष्य तुरंत तितर-बितर हो गए और अपने निवासों पर वापस लौट आए। हालांकि चु युएली और कंपनी का गुस्सा स्वाभाविक रूप से ऐसे ही नहीं मिटेगा। मुरोग क्यानेक्स्यू ने यूनचे पर अपनी तलवार तान दी और बेरुखी से कहा, भले ही वह एक ही संप्रदाय का है, उसने पहले हमें अपमानित किया है, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वह फ्रोजन क्लाउड का शिष्य है या नहीं। भले ही वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे ग्रैंड एस्गार्ड मालकिन महत्वपूर्ण मानती है, इसका जवाब आज तक हम बहनों को दिया जाना चाहिए, अन्यथा हम बहनें कभी भी सहज नहीं हो सकती। अगर इस तरह की बात किसी भी सामान्य महिला के साथ होती तो इसे स्वीकार करना बेहद मुश्किल होता। ये तो छोड़ ही दे कि वे फ्रोजन क्लाउड 7 परियां थी जो स्वच्छता और मासूमियत को अपने जीवन से अधिक महत्व देती थी। जिया क्विंग्यू का मानना था कि यूचे ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, लेकिन भले ही यह अनजाने में था, उसने जो किया वह एक बड़ी गलती थी। इसके अलावा उसने पूरी 6 फ्रोजन परियों को नाराज कर दिया था। वह केवल एक बार फिर यूचे के लिए नरमी की गुहार लगा सकती थी। मास्टर, जूनियर मास्टर्स और सीनियर मास्टर्स, शिष्य जानता है कि इस बार यूचे ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन इस मामले के संबंध में शिष्य गारंटी दे सकता है कि उसने गलती से ऐसा किया है। कृपया इस शिष्य का पति होने के नाते इस बार इस दुर्घटना के लिए उसे माफ कर दे या सजा हल्की कर दे। उसने अपनी आंखें घुमाई, यूनचे की ओर देखा और बहुत शांत और आग्रहपूर्ण आवाज में कहा, पहले से ही 6 वरिष्ठ और जूनियर मास्टर्स से तुरंत माफी मांगे। यूनचे ने पूरे चेहरे पर मासूमियत के साथ बुदबुदाया, मैं पहले ही माफी मांग चुका हूँ, लेकिन ये बेकार था। पर्याप्त, गोंग युक्सियन ने तेज आवाज में कहा। जैसे उसने देखा यूनचे में, वह अपनी बुद्धि के अंत में थी। फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड के इतिहास में भले ही उन्हें पहले भी कभी कभी पुरुष मेहमान मिले थे, लेकिन उन्होंने फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड में रात भर किसी पुरुष को नहीं रखा था, इसलिए फ्रोजन क्लाउड शिष्य के शरीर पर पुरुष की नजरों से दाग लगने जैसी बात कभी नहीं हुई थी। पहले भी हुआ था। इसके अलावा ग्रैंड एस्गार्ड मालकिन ने यूनचे को महत्वपूर्ण माना, साथ ही उन शब्दों ने जो उसने आज उससे कहे थे, गोंग युक्सियन को बेहद गंभीर सिरदर्द दे दिया। ये वैसा ही था जैसा कि मुरोग क्यानेक्स्यू ने कहा था, अगर आज कोई हिसाब नहीं दिया गया तो उनके लिए मानसिक शांति पाना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। लेकिन अगर उसे यूचे को सजा देनी थी तो उसे ऐसा कैसे करना चाहिए? यदि इतने बड़े दोष का दंड हल्के ढंग से दिया जाता तो निश्चय ही यह उसका पक्ष होता, अगर बहुत सख्ती से किया गया। यूचे के अडिग स्वभाव के साथ साथ उसकी ताकत, जिसे वह भी दबा नहीं सकती थी, के साथ यह अनुमान लगाना असंभव था कि वह क्या कर सकता है। यूचे, गोंग युक्सियन ने सख्ती से कहा, आज की बात मैं भी मानता हूं कि आपने अनजाने में गलती की है, लेकिन एक भूल फिर भी एक भूल ही होती है, भले ही अनजाने में गंभीर गलती हो ही गई हो। हम फ्रोजन क्लाउड एस्गार्ड महिलाएं पवित्रता को जीवन से ऊपर मानती हैं और इस मामले को निश्चित रूप से इस बिंदु पर नहीं छोड़ा जा सकता है। हालांकि आपको वास्तव में प्रायश्चित करने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चाहे विनम्रतापूर्वक माफी मांगनी हो या अन्य पहलुओं में क्षतिपूर्ति करनी हो, आप उन्हें ऐसा हिसाब देना चाहिए जो धीरे धीरे उनके गुस्से को शांत कर सके। मुझे भरोसा है कि किंग्यू के पति के रूप में आप, जिन्हें ब्लू विंड का नंबर 1 भी कहा जाता है, निश्चित रूप से ऐसी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। यूचे ने धीरे से एक सांस ली, थोड़ा सोचा और कहा, एस्गार्ड मालकिन की डांट सही है। भले ही यह शिष्य लगातार अपना बचाव कर रहा था कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, 6 परियों को वास्तव में उसके द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है। फिर ये शिष्य कम समय में सभी 6 परियों के गहन प्रवेश द्वार खोल सकता है और स्वर्गीय ईश्वर की आध्यात्मिक नसें प्राप्त करे। मुझे आश्चर्य है कि क्या इतना मुआवजा पर्याप्त है? क्या कहा आपने? सभी गहन प्रवेश द्वार खोले, स्वर्गीय ईश्वर की आध्यात्मिक नसें प्राप्त करे। यूचे के शब्दों ने गोंग युक्सियन का चेहरा एक पल में सदमे से भर गया, क्योंकि उसे लगभग लगा कि उसने गलती से सुना है। वह कैसे संभव है? मालकिन, वह स्पष्ट रूप से बिना सोचे समझे बकवास उगल रहा है।
गहरे प्रवेश द्वारों को स्वाभाविक रूप से खोलना बेहद मुश्किल है, यहाँ तक कि जमे हुए बादल पूर्वज ने केवल 37 गहरे प्रवेश द्वार खोले। स्वर्गीय भगवान की आध्यात्मिक नसों को एक सहस्राब्दी में ढूंढना इतना कठिन है, वो संभवतः ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनके ये शब्द जानबूझकर हमें धोखा दे रहे हैं और हमारा अपमान कर रहे हैं। बस ऐसा नहीं है, जिया क्विंग्यू ने तुरंत कहा। ये शिष्य गवाही दे सकता है, यूचे के पास वास्तव में ऐसी क्षमता है, क्योंकि इस शिष्य के शरीर के सभी गहरे प्रवेश द्वार यूचे द्वारा ही खोले गए थे। वह झूठ नहीं बोल रहा था। क्या? चू युएली का चेहरा सदमे से भरा था। फिर क्या ऐसा हो सकता है कि आपने जो असाधारण अस्तित्व कहा था वह वास्तव में है? हाँ, वह वास्तव में यूचे था। जिया क्विंग्यू ने गंभीरता से कहा, मैं गुरु से शिष्य के धोखे को माफ करने के लिए कहता हूँ। ऐसा इसलिए था क्योंकि शिष्य ने पहले ही यूचे से इस मामले को लीक न करने का वादा किया था। लेकिन गहरे प्रवेश द्वार खोलने में सक्षम होने के बारे में यूचे के शब्द बिल्कुल सच है। इस शिष्य को स्वर्गीय ईश्वर की आध्यात्मिक नसें बिल्कुल उसके द्वारा प्रदान की गई थी। इसमें भी केवल 3 दिन का समय लगा था। यूचे ने तुरंत जिया क्विंग्यू के शब्दों को समझ लिया और अपने पूरे चेहरे पर प्रसन्न और घृणित अभिव्यक्ति के साथ कहा, उस समय मेरी गहन शक्ति और मानसिक शक्ति कमजोर थी, इसलिए मुझे 3 दिन चाहिए थे। यदि अब शायद 15 मिनट पर्याप्त होंगे। दरअसल यूचे की मौजूदा ताकत और मानसिक शक्ति के साथ स्काई पॉइजन पल की शुद्धिकरण शक्ति की मदद से दूसरों के लिए सभी गहरे प्रवेश द्वार खोलने का काम पूरी तरह से 3 मिनट में पूरा किया जा सकता है, अगर सब कुछ ठीक रहा। उन्होंने 15 मिनट क्यों कहा? इसका कारण यह था कि उन्हें डर था कि यह बहुत सार्वभौमिक रूप से चौंकाने वाला था और उन्हें चौंका सकता था। लेकिन फिर भी ये 2 शब्द 15 मिनट अभी भी हर किसी को पूर्ण अविश्वास की हद तक चौंका देते हैं। जिया क्विंग्यू के व्यक्तित्व के साथ कोई भी यह नहीं सोचेगा कि वह झूठ बोलेगी। जिया क्विंग्यू के सभी गहन प्रवेश द्वार अचानक कुछ ही दिनों में खुल गए, जिससे स्वर्गीय ईश्वर की आध्यात्मिक नसें प्राप्त हो गईं। ये भी एक सच्चाई थी जो अब और सच नहीं हो सकती। के लिए लंबे समय के बाद फ्रोजन क्लाउड 7 परियों ने वास्तव में उस असाधारण व्यक्ति के बारे में अक्सर चर्चा की थी, जिसकी कौशल स्वर्ग तक पहुंच गई थी और उसे अद्वितीय संत के रूप में संदर्भित किया था। इससे पहले उन्होंने जिस उच्चतम स्तर के बारे में सुना था वह 1 फिंगर प्रोफाउंड ओपनिंग था, और यह एक गहन अभ्यासकर्ता के लिए अधिकतम 3 से 5 गहन प्रवेश द्वार खोल सकता था। इससे अधिक बिल्कुल असंभव होगा, और इसके लिए गहन अभ्यासकर्ताओं को बड़ी मात्रा में प्रयासों के साथ साथ विभिन्न मूल्यवान चमत्कारिक दवाओं, भाग्य के झटके और बहुत सारे समय के माध्यम से धीरे धीरे उन्हें खोलने की आवश्यकता होगी। उन्होंने निश्चित रूप से यह नहीं सोचा था कि अद्वितीय संत कोई वरिष्ठ नहीं था जो सभी जीवित चीजों को ऊंचाई से देखता था, और वास्तव में यूचे था जो केवल 19 वर्ष का था। यहाँ तक कि अपमानजनक शब्द का उपयोग करना भी इसका वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यूचे, तुमने और क्विंग्यू ने अभी जो कहा, क्या सब सच है? गोंग युक्सिन ने पूछा, अभी भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही है। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो शिष्य अभी एक परी के लिए सभी गहन प्रवेश द्वार खोल सकता है। यदि शिष्य 15 मिनट के भीतर ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे स्वेच्छा से 6 परियों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और वह किसी भी तरह से विरोध या प्रतिशोध नहीं करेगा। यूचे ने गंभीर प्रतिज्ञा के साथ कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, उसकी अभिव्यक्ति में जरा भी बदलाव नहीं आया। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।